बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमने नावल रीड करना है उसका नाम है दश्ते हिजरा बाय हया राजपूत। चलिए शुरू कर लेते हैं। वो इस्लामाबाद का एक खूबसूरत ओपन एयर रेस्टोरेंट था। हर तरफ गहमा गहमी थी। बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, कुछ अपनी बिजनेस डील्स के सिलसिले में और कुछ कपल्स बैठे खाने के साथ मौसम भी इंजॉय कर रहे थे। वो भी एक बिजनेस डील के सिलसिले में यहाँ आया था। ऐश ग्रे 3 पीस, सुर्खो सफ़ेद रंगत, स्याह चमकदार सफ़ाक आंखें जिनमें मुकाबिल को चित करने के साथ उसे वहशत ज़दा करने की सलाहियत व दिलजा उत्तम मौजूद थी। स्याह हल्की सी बढ़ी हुई बियर्ड और स्याह लंबे बाल को जूड़े की शक्ल में बंधे थे। उसकी गर्दन पर कान के नीचे 2 काले तिल थे। एक हाथ में खूबसूरत ब्रांडेड घड़ी, दूसरे में बैंड्स। बैठे हुए भी उसका दराज कदरे वाज़ेह था। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकती थी। अभी कुछ देर कबल उसकी मीटिंग शुरू हुई थी और वो पूरे इन्हमाक से मीटिंग में बिजी था जब उसे अपने पीछे से एक खनकता हुआ शरारती लहजा सुनाई दिया। ये इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सी बुलबुल का ख्याल है जो छुपा रहे हो? हैजल ग्रीन आंखों में शरारत की चमक थी, जबकि सुर्ख लबों पर शरारती मुस्कुराहट रखसा थी। तमीज़ से बात करो मानो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। मुकाबिल ने कुछ खुद से और कुछ बेबसी से उसकी बात का जवाब दिया, जिसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ 3 मिनट। उसने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। खैर, अगर तुमने अपना कुआं भर लिया हो तो चलें, उस हैजल ग्रीन आंखों वाले लड़के ने उसके मुसलसल खाने पर चोट करते हुए कहा। दोनों की आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा था। ओए जर बदतमीज, तुम्हारा होगा कुआं, मेरा तो बेचारा छोटा सा मासूम सा बैली है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? उसने दिफाई अंदाज अपनाते हुए मसनूई गुस्सा दिखाया। बिल्कुल नहीं आती, इनफैक्ट तुम्हें देख के भाग जाती है। उसने भी हिसाब बराबर किया। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने सर को नफी में हिलाया। बात को बदलने की कोशिश मत करो और तमीज से बताओ कि कौन सी चिड़िया फंसाई है। उसने मजा लेने वाले अंदाज में आईब्रो उचकाकर सवाल किया। उसकी बात सुनकर सामने बैठे लड़के ने बेसाख्ता उसे घूरते हुए अपने आसपास नजर दौड़ाई कि कहीं किसी ने उसकी बात तो नहीं सुन ली। मानो अपनी जुबान तो देखो, लड़कियां ऐसे बात करती हैं क्या? उसने सामने बैठी लड़की को धीमी आवाज में लताड़ा, जो मजे से दांत निकाल रही थी। इसमें भी सारा कसूर तुम्हारा है, बर्फानी लंगूर। उसने सारा इल्जाम उस लड़के पर डाल दिया जो हैरत का बुत बना अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम सुन रहा था। मेरा? वो हैरत से आहिस्ता आवाज में चीखा। मेरा कसूर कैसे है? आप जरा इस पर रोशनी फरमाएंगी मिस जरमीन खान बंगिश? उसने एक एक लफ्ज चुबाकर कहा। हाँ, सिंपल सी बात है स्टूपिड, कि जब सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी तो ऐसी ही जुबान होगी ना। जरमीन निशाने बेनियाजी से कहते हुए कंधे उचकाए। सामने वाले की हैजल ग्रीन आंखों में हैरत से ज्यादा दुख खलकोरे लेने लगा। मैं इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करता सिली गर्ल। ये फादी की जुबान का इल्जाम तुम मेरे ऊपर नहीं लगा सकती। उसने अफसोस का इजहार करते हुए उंगली उठाकर वार्न किया। उसकी बात सुनकर वो हंस दी। जरजान खान बंगिश, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने उठते हुए कहा। और हाँ, पेमेंट करके जल्दी आना, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर जरजान को अच्छू लगा। उसने फौरन मुंह साफ करके जरमीन को बाजू से पकड़ा। मानो चीटर, आज का लंच तुम्हारी तरफ से था तो पेमेंट मैं क्यों करूं? लंच तो मेरी तरफ से ही था, मगर सिर्फ तब तक जब तक खा रहे थे। अब जब खा लिया है तो पेमेंट तुम ही करोगे, और वैसे भी तुमने ज्यादा खाया है। उसने कहते हुए एक झटके से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाया और बाहर जाने को बढ़ी, मगर मुस्कुराती हुई रुककर दोबारा मुड़ी। वैसे मिस्टर मूली, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और जल्दी आना, आई एम वेटिंग। उसकी बात सुनकर जरजान सर पीट कर रह गया। अपनी पेनल्टी की पेमेंट भी मुझसे करवा रही है, और मुझे भी डाल दी है। उसने कुड़ते हुए सोचा, मगर अचानक कुछ याद आने पर पीछे से हाँक लगाई। मगर गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। उसकी बात सुनकर जरमीन के होंठों पर मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी की छत पर बैठकर इंतजार कर लूंगी। उसकी बात सुनकर कई लोगों ने मुड़कर उसको देखा, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो कहकर बाहर की तरफ चल दी। मीटिंग के दौरान उसने इन दोनों की गुफ्तगू बखूबी सुनी थी। आखिरी बात पर उसने गर्दन जरा से तिरछी करके उसे नमूने को देखने की कोशिश की, मगर उसकी तरफ जरमीन की पुश्त थी। उसने एक सरसराती नज़र में ही उसका मुकम्मल जायजा ले लिया। ढीली ढाली सी वाइट टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, नीचे स्नीकर्स पहने, गोल्डन ब्राउन बालों की हाई पोनी टेल कर रखी थी। एक कंधे पर लेदर का अपना छोटा सा बैग पहन रखा था, जिसकी एक लटकन लटक कर टांग तक जा रही थी, और दूसरे कंधे पर पहनने की बजाय नीचे लटकती अपनी बेकदरी का रोना रो रही थी। वो कोई स्टूडेंट लग रही थी, और उस पर सरसरी नज़र डालकर मीटिंग की जानी मुतवज्जा हो गया। जरजान जल्दी से पेमेंट करके बाहर आया, क्योंकि वो जानता था कि वो वाकई गाड़ी की छत पर बैठ जाएगी। बाहर आकर उसका खदशा सच साबित हुआ। वो ब्लैक टोयोटा हाइलक्स की छत पर बैठी, कानों पर हैंडसेट लगाए, जरजान को गुस्सा दिला गई। जरजान के पीछे ही वो भी मीटिंग खत्म करके बाहर आया था, और अपनी गाड़ी के साथ खड़ी गाड़ी पर नजर पड़ते ही उसके लब गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराए।
वो लड़की वाकई गाड़ी के ऊपर बैठी इंतजार कर रही थी। हर आने जाने वाला उसको हैरत से देख रहा था। अनप्रिडिक्टेबल। वो सर झटक कर बड़बड़ाया और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसने अभी तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था और ना ही उसे कोई दिलचस्पी थी। नरजान ने एक नज़र सबको देखा जो ज़मीन को अजीब नज़रों से देख रहे थे। गुस्से से उसके माथे की रग वाज़ेह हो रही थी। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और पीछे से गाड़ी में चढ़कर ज़रमीन को बाजुओं से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। अपने पीछे अचानक इस रफ्तार पर बेसाख्ता ज़रमीन की चीख निकल गई। छोड़ो ज़र, मैं गिर जाऊंगी। उसने टांगे मारते हुए ज़रजान को इस हरकत से बाज रखना चाहा, मगर ज़रजान ने उसे उतार कर ही दम लिया। गाड़ी में बैठते हुए उसने उस लड़की की ये हरकत भी देखी थी और उसका चेहरा भी। वो उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी मगर कभी बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। लेकिन उसकी शक्ल देखकर वो पहचान गया था क्योंकि ज़रमीन खान बंगिश अपनी शरारतों से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है मानो, क्यों अपना तमाशा बनवाती हो हर जगह? देखो सब तुम्हें कैसे देख रहे हैं कि ये कौन सा नया अजूबा आ गया है इस्लामाबाद में। नरजान ने गुस्से से कहते हुए उसे बाजू से पकड़कर नीचे उतारा और फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर बिठाया, खुद आकर ड्राइविंग सीट संभाली। उसको शदीद गुस्से में देखकर उसे अपनी गलती का एहसास तो किसी सूरत नहीं हुआ, ना ही कभी हो सकता था, मगर नरजान को ठंडा करने का तरीका उसके पास ज़रूर था। ओके सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। उसने मासूम शक्ल बनाते हुए गाड़ी चलाते नरजान का बाजू पकड़े कहा तो वो मजीद चिढ़ गया। सॉरी तुम हमेशा करती हो और हमेशा ही रिजल्ट ज़ीरो होता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, और प्रॉमिस अपने पास रखो। उसने अपना बाजू झटकते हुए लहजे को सख्त होने से रोका। वो अपनी जान से अजीज बहन पर सख्ती नहीं करना चाहता था मगर ज़रमीन की हरकतें उसे मजबूर करती थी। प्लीज़ पक्का वाला सॉरी ना, मान जाओ ना प्लीज़। अच्छा ना, मैं इसकी पेनल्टी भी पे कर दूंगी, ओके। उसने रूहानी शक्ल बनाकर कहते हुए ज़रजान के कंधे पर सर रखा। उफ मानो, ऐसी मासूम शक्ल बनाकर तुम मुझे हमेशा मना लेती हो। अच्छा चलो अब पीछे होकर बैठो, एक्सीडेंट करवाओगी क्या? उसने बात नरमी से की मगर चेहरे पर अभी तक सख्ती के मसनूई तासुरात थे। उसके लहजे की नरमी देखकर ज़रमीन ने भी फ़ौरन अपनी टोन बदली। वो ज़्यादा देर तक उसकी मिन्नतें नहीं कर सकती थी। ज़रा अब मान जाओ बस, नहीं तो मैं वाकई गाड़ी इनबैलेंस करके एक्सीडेंट कर दूंगी। उसकी बात पर ज़रजान मुस्कुरा दिया। ओ डियर, गाड़ी आप नहीं मैं चला रहा हूँ। ज़रजान ने दिल जलाने वाली मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। और स्टूपिड, मेरा हाथ स्टीयरिंग से बिल्कुल भी दूर नहीं है। उसने स्टीयरिंग को हाथ लगाते हुए बिल्कुल उसी के अंदाज में जवाब दिया। ओके फाइन, मैंने तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन पेनल्टी तो तुम्हें मेरी मर्जी की ही पे करनी होगी। नरजान ने हाथ उठाकर सीज वाइप करते हुए शर्त भी रख दी। ओए पागल तो नहीं हो गए, मर जाएंगे हम दोनों। जरमीन ने दहलकर उसके दोनों हाथ दोबारा स्टीयरिंग पर व्हील पर जमाए। अच्छी बात है ना, इकट्ठे आए थे इकट्ठे जाएंगे। जरजान ने उसे चिढ़ाने के लिए उसकी पोनी खींचते हुए हंसकर कहा। हसबे मामूल वो पोनी खींचे जाने की वजह से चिढ़ गई। जान, उसने गुस्से से चीख कर घूरते हुए हाथ उठाकर उसे वार्निंग दी। जरजान हंस दिया। उसने जरजान को घूरते हुए कानों पर हेडसेट लगाया और उससे रुख मोड़कर बाहर देखने लगी, जो इस बात का वाज़ेह इशारा था कि वो मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। सिली गर्ल, उसने हंसकर कहते हुए सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर दी। वो अभी नहा कर निकला था। भूरे बाल माथे पर चिपके हुए थे, हल्की बढ़ी हुई भूरी बेड से पानी के कतरे गिर रहे थे। क्रिस्टल ब्राउन आंखें इस वक्त किसी भी तासुर से खाली थी। उसने तौलिया टॉवल स्टैंड पर लटकाते हुए टेबल से इंटरकॉम उठाया और ब्लैक कॉफ़ी का कहते कमरे से मुल्हिका टेरेस पर आ गया। काम काम का क्या हुआ? उसने मोबाइल कान से लगाए पूछा। तुम्हारे पास मजीद 2 घंटे हैं। अगर इन 2 घंटों में काम मुकम्मल ना हुआ तो तुम मुझे बेहतर जानते हो, तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। उसने सर्द लहजे में कहते हुए जवाब सुने बगैर कॉल काटी और एक नज़र सामने लॉन को देखते कमरे में वापस आ गया। इतनी देर में मुलाजिम नॉक करके अंदर आ गया और कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर वापस चला गया। उसने कॉफ़ी का कप टेबल से उठाया और वार्डरोब के खुफिया लॉकर से नीले कवर वाली फाइल निकालकर सोफे पर आ बैठा। वो फाइल पर गहरी नज़र जमाए साथ में कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भर रहा था। रात का 1 बज चुका था लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने काम से फारिग होकर तमाम फाइल समेटी, नीले कवर वाली फाइल वापस लॉकर में रखी, टाइम देखा। घड़ी सुबह के 3 बजा रही थी। उसने लाइट ऑफ की और बेड पर आ लेटा, मगर क्रिस्टल ब्राउन आंखों में नींद का शाइबा तक ना था। उसकी आंखें किसी गहरी सोच की अक्कासी करती महसूस होती थीं। आलम खान बंगश और गुलरुख बंगश की 3 औलादें थीं। सबसे बड़ा बेटा अजलान खान बंगश, जो बीवी और बेटे के साथ खानदानी बिजनेस संभाले फ्रांस में मुकीम था। उससे छोटे छोटे दोनों जरमीन खान बंगश और जरजान खान बंगश ट्विंस थे। दोनों के बालों और आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा था, मगर बाकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दोनों के बाल गोल्डन ब्राउन और आंखें हेजल ग्रीन थीं। दोनों की स्कूलिंग, फिर कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी भी एक ही थी। जरमीन हर काम में जरजान को फॉलो करती थी, फिर चाहे वो कपड़े हों, कोई गेम हो, सब्जेक्ट हो, शरारत हो या कुछ और। जरजान के साथ रहते वो लड़की कम लड़का ज़्यादा बन गई थी। हर काम लड़कों की तरह करती थी। हर शरारत में जरमीन खान बंगिश का हाथ होता था। हर उल्टे काम के पीछे जरमीन खान बंगिश का नाम होता था और किसी से डरना या झिझकना तो उसके खून में शामिल ही नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। अगरचे इनके दूसरे दोस्त भी थे जो बचपन से उनके साथ थे, मगर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे।
ज़रमीन हद दर्जा शरारती थी, मगर ज़रजान कभी-कभार एक हद में रहकर शरारत करता था। वो दोनों एक-दूसरे को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। वो एक-दूसरे पर जान भी छिड़कते थे। ज़िंदगी मुस्कान से भरपूर खुश जा रही थी जब उस पुरसुकून झील की मानी ज़िंदगी में हज़ाम सिकंदर नाम के पत्थर ने तबाही बर्पा कर दी। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, तो दोनों अपनी मर्जी से सोकर उठे थे। इस वक्त घड़ी 11 बजा रही थी। वो दोनों किचन में अपना नाश्ता हर वीकेंड की तरह खुद बना रहे थे। मानो आज तुम मुझे पेनल्टी पे करोगी और मेरी मर्जी के मुताबिक, सरजान ने टेबल सेट करते हुए जरमीन को कहा। क्या यार सर, आज का दिन इतना अच्छा है, यूनी से छुट्टी है और तुम ये मनहूस बातें लेकर बैठ गए हो। वो टेबल पर ऑमलेट की प्लेट रखते हुए बेजारिये से बोली। वाह, अपनी बार जरमीन खान मंगेश को ये बातें बहुत भली मालूम होती हैं और मेरी तरफ दफा मनहूस हो गई। वो तंजिया अंदाज में शिकवा करता कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ओके बोलो, क्या करना है? जरमीन ने ऐसे कहा गोया जरजान पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रही हो। जरजान के लिए ये भी गनीमत था कि जरमीन खान बंगिश ने हाथ पकड़ाया तो था। ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे शॉपिंग करवानी है। उसने मुस्कुराहट जब्त करते सरसरी अंदाज अपनाया और सामने बैठी जरमीन को देखा, जिसका मुंह तक जाता हाथ रुक गया था। ओए बर्फानी लंगूर, अपना मुंह धो रखो। मैं तुम्हारे सारे सीजन की शॉपिंग कराऊं? शर्म तो नहीं आती एक लड़की से कहते हुए कि शॉपिंग करवाओ? यानी हद हो गई बेशरम इंसान। जरमीन को हंसबे तवक्का पतंगे लग गए। जरजान की को हंसी तो बहुत आई, मगर जब्त कर गया। अच्छा, थोड़ा सा डिस्काउंट देता हूँ, सारे सीज़न की नहीं लेकिन आधे सीज़न की शॉपिंग करूँगा। और दूसरी बात, तुम लड़की नहीं, आधे से ज़्यादा तो लड़का बनी हुई हो। जस्ट लुक एट यू। जरजान ने हंसी कंट्रोल करते हुए आंखों में शरारत लिए कहते हुए उसे देखा, जो नज़रों से ही जरजान को निगलने के चक्करों में थी। चलो चलो, काम करो अपना। मैं तो तुम्हें एक घड़ी ना लेकर दूं और तुम शॉपिंग की बात करते हो। उसने जूस का गिलास मुंह से हटाते हुए नाक चढ़ाकर कहा, तो जरजान ने अपना दबा हुआ कहकहा आज़ाद किया। उससे ज़्यादा वो अपनी हंसी रोक नहीं सकता था। हा हा हा, मैं तो मजाक कर रहा था मानो। तुमने बस मेरे साथ जाना है और हाँ, खुद भी शॉपिंग कर लेना। वो जानता था कि ज़रमीन उसके साथ शॉपिंग करने के नाम से ही भागती है, क्योंकि जरजान को बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती थी और ज़रमीन को भी साथ घसीटता था। उसने ज़रमीन के बाल बिगाड़ते हुए कहा, जिससे वो चिढ़ गई। जान, नहीं किया करो ना। उसने अपने कंधों से कुछ नीचे आते बाल सीधे करते हुए चीख कर कहा, तो वह हंसता हुआ नैपकिन से मुंह साफ करता उठ गया। आज अगर ये डील ना हुई तो मैं तुम सबको उधेड़ कर रख दूंगा और आज कोई गड़बड़ ना हो। उसने अपनी मखसूस गरजदार सर्द भारी आवाज़ में कहते हुए नीली बेहिसी छलकाती आंखें सामने मौजूद 3 नफूस पर गाड़ी। जी सब हो जाएगा। सामने वाले की शख्सियत का असर था, जो तीनों कांप रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस बार अगर कोई गलती हुई तो कोई भी इनको डार्क मॉन्स्टर के कहर से बचा नहीं पाएगा। वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन का खास बंदा था। उसकी नीली आंखों में ऐसी वहशत बेहिसी सफाकी छलकती थी कि कोई भी ज्यादा देर उसकी आंखों में देखकर बात नहीं कर सकता था। पूरे अंडरवर्ल्ड पर डार्क मॉन्स्टर की धाक बैठी हुई थी। जावेद खिलजी को किसी ऐसी ही की तलाश थी जो उसके गैंग को मजीद ताकत बख्शता। डार्क मॉन्स्टर की सूरत उसको वो शख्स मिल गया जिसे पूरा अंडरवर्ल्ड खौफ खाता था, जो पूरे अंडरवर्ल्ड में डार्क मॉन्स्टर के नाम से मशहूर था, दी डार्क मॉन्स्टर। मानो जल्दी करो यार, टांगे काम करना छोड़ चुकी हैं क्या? वो इस वक्त बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और जरमीन कछुए की रफ्तार से चल रही थी। जर, मेरी बस हो गई, इतनी देर से तो चले जा रहे हैं, अब मैं थक गई हूँ और तुमने सारे बैग मुझे पकड़ा दिए हैं। उसने बेचारगी से कहते हुए अपने हाथ में मौजूद 2 शॉपिंग बैग को बुलंद किया। मानो खुदा का नाम लो। वो हद दर्जा हैरान हुआ। सारे बैग तो मैंने पकड़ रखे हैं। उसने अपने हाथों में मौजूद ढेर सारे शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी नज़र अपने पाँव पर पड़ी, जहाँ एक जूते का तस्मा खुला हुआ था। वो शॉपिंग बैग्स वहीं रखकर नीचे बैठकर जूते बंद करने लगा। ऐन उसी वक्त एक लड़की जरजान के साथ आ खड़ी हुई। ये देखकर जरमीन, जो जरजान को उसकी बात का जवाब देने लगी थी, उसका शैतानी दिमाग तकरीब कारियाँ बुनने लगा। उसने जल्दी से पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया और एक तस्वीर ले डाली। तस्वीर इस एंगल से ली गई थी कि देखने वाले को लगे कि जरजान उस लड़की के पाँव में झुका हुआ है। वो लबों के किनारे दबाकर हंसी रोकती दूसरी तस्वीर लेने के लिए पीछे हुई और अपने पीछे आते शख्स के बुरी तरह टकरा गई। मोबाइल और शॉपिंग बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरे। उसने पीछे खड़े बंदे को देखे बगैर गुस्से से बड़बड़ाते हुए झुककर शॉपिंग बैग और मोबाइल उठाकर देखा, जो टूटने से बच गया था। बंदा है कि दीवार? ऊपर से आंखों की जगह टिच बटन फिक्स किए हुए हैं। उसको इतनी बड़ी जरमीन खान बंगिश नजर नहीं आई। अगर मेरे मोबाइल को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। वो गुस्से से कहती शॉपिंग बैग्स और मोबाइल उठाकर मुड़ी, मगर सामने खड़े शख्स का कद और उसकी स्याह चमकदार आंखों की सफाकी और चेहरे की करख्तगी ने ना चाहते हुए भी उसका लहजा लड़खड़ा दिया। रेस्टोरेंट के बाद आज वो उसे देख रहा था। उसने आज भी गोल्डन ब्राउन बालों की हाई पोनी टेल बना रखी थी। हैजल ग्रीन आंखों में शरारत के साथ कोई अनोखा सा रंग था। छोटी सी नाक गुस्से से सुर्ख हो रही थी। मैदे जैसी सफ़ेद रंगत में गुस्से से सुर्खियां घुली हुई थी। आज भी वैसा ही लिबास पहन रखा था, बोटल ग्रीन ढीली ढाली सी टी शर्ट, वाइट जीन्स, नीचे स्नीकर्स। वो अपनी नायाब खूबसूरती से बिल्कुल बेनियाज थी। इस बात से बेखबर के लोग उसे किन नज़रों से देखते हैं। उसने आज भी एक सरसरी नज़र उसका तफसीली जायजा लिया और बगैर कुछ बोले गहरी नज़र उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर डालकर आगे बढ़ गया।
ये देखकर ज़रमीन का मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। ओए मिस्टर इल मैनर्ड! जरजान के रोकने के बावजूद उसने पीछे से ऊंची आवाज़ में हाँक लगाई। सब लोग मुड़कर उन्हें देखने लगे। तुम जैसे लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा तो नहीं होते, मगर सॉरी जेब में लिए घूमते हैं। तुम आज डालना भूल गए थे क्या? ज़रमीन की बात सुनकर उसके कदम वहीं रुके और लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट आ गई। वो एक झटके से मुड़ा और एक ही झटके में ज़मीन तक पहुंचकर उसका बाजू सख्ती से दबोचकर सर्द और खुश्क लहजे में गोया हुआ, जबकि लोगों पर अब तक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी थी। सॉरी लिटिल गर्ल, और बहुत जल्द ये सॉरी मैं तुमसे सूद समेत वापस लूंगा। उसके लहजे की सर्द मोहरी ने ज़मीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। उसने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। ज़मीन का हाथ सीधा मुकाबिल के दिल पर गया था। उसे ज़मीन के नरम हाथ के नीचे अपना दिल पूरी शिद्दत से धड़कता महसूस हुआ। ज़मीन की शरारतें, उसका अंदाज उसे किसी की याद दिलाता था, मगर आज पहली मर्तबा दिल का इतनी शिद्दत से धड़के जाना महसूस करके वो साकित हुआ। वो आस-पास का होश भुलाए बस ज़मीन को तके जा रहा था कि इस छोटी-सी लड़की में ऐसी क्या बात है जिसने उसके दिल की हालत यकलक तो यकसर बदल दी। उसे ज़रजान की आवाज़ और धक्के ने होश की दुनिया में पटका। मेरी बहन से दूर रहो सिकंदर, और दोबारा इसे हाथ मत लगाना। जरजान ने उसे ज़मीन से दूर करते वार्निंग दी। अपनी बेखुदी पर वो खुद हैरान था और कुछ शर्मिंदा भी। उसने एक सर्द नज़र ज़मीन पर डाली और वापस मुड़ गया। उसकी मुट्ठियां सख्ती से बिंची और रगें तनी हुई थीं। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतना बेखुद कैसे हो गया, वो भी एक छोटी सी लड़की के आगे। किसी मानूस लम्हे में, किसी मानूस चेहरे से मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। उसके जाने के बाद ज़मीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। मानो तुम ठीक हो? उसने फिक्रमंदी से उससे पूछते हुए उसके हाथ में मौजूद 2 शॉपिंग बैग भी खुद पकड़ लिए और उसे लिए बाहर की तरफ चल दिया। उसे ज़मीन पर इस वक्त गुस्से से ज़्यादा अफसोस हो रहा था, जो अपनी बेवकूफ़ी और बचपने में नतीजे से बेपरवाह होकर कुछ भी कर गुजरती थी। उसके पूछने पर उसने गर्दन मोड़कर उस दूर जाते शख्स की चौड़ी पूँछ देखी और गहरा सांस भरते हुए मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ ज़र, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? उसने पार्किंग एरिया में दाखिल होते पूछा। उसे छोड़ो और ये बताओ कि कितनी बार समझाना पड़ेगा कि हर किसी के मुंह नहीं लगते मानो। अब तुम बच्ची तो नहीं हो? उसने पार्किंग लॉट में मौजूद गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर शॉपिंग बैग्स अंदर रखे। गलत, मैं अभी भी बच्ची हूँ और तुमसे तो छोटी ही हूँ। ज़मीन ने फ्रंट सीट पर ढीले होकर बैठते हुए नाक सिकोड़कर कहा तो वो हंस दिया। छोटी हो, लेकिन सिर्फ 3 मिनट। उसने भी कल का हिसाब चुकता किया। गाड़ी सड़क पर डालकर उसने एक नज़र ज़मीन को देखा, जो आज मामूल से ज़्यादा खामोश सीट की बैग से पुश टिकाकर थके अंदाज में बैठी थी। कुछ खाना है? भूख तो नहीं लगी? उसने प्यार से पूछा। नहीं, बस घर चलो, उसने मुख्तसर कहते हुए आंखें मूंद लीं। ये आज मेरे गुब्बारे से हवा कैसे निकल गई? जरजान ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए हंसकर कहते हुए उसकी पौनी खींची, जिससे वो हंसबे साबित चिढ़ गई। नहीं करो जान, पछताओगे तुम, उसने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा तो वो हंस दिया। जरजान ने उसका नाक दबाकर मुस्कुराते हुए कहा तो वो चेहरे पर कमीनी हंसी सजाकर उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई और चेहरे का रुख विंड स्क्रीन की जानिब कर लिया। कुछ तवक्कुफ के बाद वो अचानक चीखी। वो चेक करो बर्फानी लंगूर, क्या बच्ची है, तबाह दे। उसने अचानक चीख कर आंख मारते हुए लोफराना अंदाज में सामने इशारा करके कहा कि उसके अचानक चीख कर बोलने पर जरजान हड़बड़ा गया और गाड़ी को मुश्किल से बैलेंस किया। गाड़ी को संभाल कर उसने घूरते हुए ज़मीन को देखा, जो अब दांत निकाल रही थी। मानो मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल मत किया करो। अगर किसी ने सुन ली ना तो बेहोश होकर गिर जाएगा, और तुम्हारे हस्बैंड का क्या बनेगा? उसके बारे में सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, उसने समझाने वाले अंदाज में कहते हुए चेहरे पर अफसोस के तासुरात सजाए। गाड़ी आलम विला के पोर्च में रोकी। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली बर्फानी लंगूर, सारी जिंदगी तुम्हें सताना है तो खुशफहमियां पालना छोड़ दो, उसने हंसकर कहते हुए उसके बाल बिगाड़े और गाड़ी से उतर गई। जरजान भी उसके पीछे उतरा और मुलाजमा को सामान अंदर रखवाने का कहता ज़मीन के पीछे अंदर चला गया। मानो रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारा लंच वहीं भिजवा देता हूँ, उसने ज़मीन को टीवी लाउंज के सोफे पर लेटे देखकर कहा तो उसने इनकार कर दिया। नहीं ज़र, बस मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि तुम शॉपिंग से ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, और अब मैं लंच करके ही रेस्ट करूँगी और मेरी कल की असाइनमेंट भी तुम बनाओगे। उसकी बात पर वो मुस्कुराता हुआ सर हिलाता मुलाजमा को खाने लगाने का कहने किचन में चला गया। खाना खाकर रूम में आकर वो फ्रेश होकर सोने के लिए लेटी तो वही स्याह चमकदार सर्द और सफाक आंखें उसके दिमाग के पर्दे पर लहरा गईं। ठंडा मुर्दा, उसने झुरझुरी लेते हुए उसके ख्याल को झटकते हुए उसे लकब से नवाज दिया। अपनी बात पर उसकी अपनी ही हंसी निकल गई। कितनी ही देर वो उस लकब पर हंसती रही। अगर वो सुन ले कि मैंने उसका क्या नाम रखा है तो उस जंगली की क्या हालत होगी, उसने हंसते हुए सोचा। अचानक उसे अपने बाजू में तकलीफ महसूस हुई, जो उसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से थी। पक्का जंगली था, उसने अपना बाजू से हिलाते नाक चढ़ाकर सोचा और सर झटकती नींद की वादियों में उतर गई, इस बात से बेखबर कि वो किसी का सुकून और चैन सब तबाह कर गई है।
मैंने तुम लोगों को कहा था कि इस दफा कोई गड़बड़ ना हो। फिर एजेंसियों को खबर कैसे पहुंची? कोई तो है जो गद्दारी कर रहा है। इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी अंदर वाले की मदद के बगैर वो हासिल नहीं कर सकते थे। ये जिसने भी गद्दारी की है उसे मैं निशानी इबरत बना दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि कोई दोबारा गद्दारी करने का सोचते हुए भी कांप उठेगा। उसने गुस्से में मौजूद वहां हर किसी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। हर चीज तहस नहस कर दी थी, मगर उसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसकी नीली आंखों में हद दर्जा सफाकियत उतरी हुई थी, किसी दहकते कोयले की मानिंद लाल अंगारा हो रही थी, और लहजा धाड़ की मानिंद मालूम हो रहा था। ये एक बहुत अहम ड्रग डील थी, जिस पर आईएसआई ने ऐन वक्त पर पहुंचकर सिर्फ उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया था, बल्कि बहुत से बंदे भी उनकी हिरासत में थे। इस डील के कैंसिल होने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ था, जिस पर जावेद खिलजी बहुत गुस्से में था और परेशान भी। ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि अगर आर्मी का कोई बंदा उनके दरमियान मौजूद है तो उनके लिए बहुत खतरा है। उसको एक हौसला डार्क मॉन्स्टर को इस इसको एक हौसला डार्क मॉन्स्टर का भी था कि वो उसे बचा लेगा, क्योंकि डार्क मॉन्स्टर को ना किसी आर्मी का कोई खौफ था और ना ही किसी और चीज़ का। वो हर चीज़ से बिल्कुल बेखौफ था। उसने कुछ पुरसकून होते सामने वहशी बने डार्क मॉन्स्टर को देखा, जो हर चीज़ तबाह करके भी मजीद खतरनाक हो गया था। उसे डार्क मॉन्स्टर का भी यही दहला देने वाला रूप सबसे ज्यादा भाता था। यही रूप तो बड़े बड़ों को कांपने पर मजबूर कर देता था, और वो कुछ देर मजीद तोड़फोड़ करने के बाद जख्मी हुए बंदों को देखते गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। वो सोकर उठी तो देखा घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। उफ, मैं कितनी देर तक सोती रही और जर ने मुझे उठाया भी नहीं। हालांकि वो जानता भी था कि मुझे कल के क्विज की तैयारी करनी है। वो जल्दी से बड़बड़ाती हुई सर पर हाथ मारकर बेड से उतरी और फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ भागी। टॉवल से मुंह हाथ साफ करती बाहर आई और तौलिया सोफे पर फेंक कर, बालों में ब्रश करके, उनको खुला छोड़कर ब्रश बेड पर फेंक कर कमरे से बाहर आ गई। उसने जरजान के कमरे में झांक कर देखा, जो खाली पड़ा था। नीचे आई तो लाउंज से आवाजें आ रही थीं। लाउंज में कदम रखते ही आलम खान बंगश और गुलरुख बंगश को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। वो भागकर अपने बाप के गले लगी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बाबा जान, आप कब आए? आपने बताया भी नहीं, मुझे उठा ही देते। 2 घंटे पहले आए हैं। जर ने बताया कि मेरी बेटी बहुत थकी हुई है और रेस्ट कर रही है, इसीलिए मैंने नहीं उठाया। उन्होंने शफकत से कहते हुए उसके सर पर बोसा दिया। उसने सामने अपनी माँ को देखा, जो जल्दी से उनके गले जा लगी। उफ मम्मी, बाबा, मैंने आप लोगों को इतना ज़्यादा मिस किया, और आपका ये गंदा बेटा मुझे बहुत तंग करता है। उसने मासूम शक्ल बनाते हुए जरजान की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर वो हैरे से मुंह खोले उसे घूर कर रह गया। ये क्या है जर, बहन को सताते हो? आलिम खान बंगश ने तंबीही अंदाज में पूछा तो वो गहरी सांस भरकर रह गया। बाबा जान, ये झूठ बोल रही है। इस पटाखे ने मुझे नचा कर रखा हुआ है और इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा रही है। उसने ज़मीन को घूरते हुए अपनी सफाई पेश की। आलम साहब ने मुस्कुराते हुए इन दोनों को देखा, जो एक दूसरे को मुंह चढ़ा रहे थे। फिर गुलरुख की जानिब देखा, जो इन दोनों को देखकर हंस रही थी। उन्होंने बेसाख्ता दोनों को यूं ही खुश रहने की दुआ देते हुए बात बदल डाली। डिनर के दौरान भी सरजान और जरमीन की नोक-झोंक चलती रही, और आलम साहब और गुलरुख इन दोनों की बातों पर हंसते रहे। डिनर के बाद वो रेस्ट के लिए अपने कमरे में चले गए और जरमीन सरजान को घसीटती उसी के कमरे में ले आई। जर, ये समझा दो ना, मेरे कल के क्विज की कोई तैयारी नहीं है। उसने किताब में से एक सवाल पॉइंट आउट करते उसे कहा। कोई ज़रूरत नहीं है तैयारी करने की। जरजान ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हाँ, क्यों ज़रूरत नहीं है? ओह, इसका मतलब तुमने तैयारी कर ली है और चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊं? उसने अफसोस और गुस्से की मिली जुली कैफियत से कहते हुए उसके कंधे पर मुक्का जड़ा। अल्लाह मानो, कभी तो सीधी सोच लिया करो। पागल मम्मी बाबा वीक के लिए पागल मम्मी बाबा 1 वीक के लिए आए हैं ना, तब तक हम यूनी से छुट्टियां करेंगे और हमारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट सारे हैदर और फादी के ज़िम्मे। हम सारा वीक मम्मी पापा के साथ स्पेंड करेंगे ना। जरजान ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते उसकी कमकली पर अफसोस करते हुए उसे अपने प्लान से आगाह किया। उसकी बात सुनकर वो खुशी से उसके गले लग गई। वाह बर्फानी लंगूर, तुम तो काम के बंदे हो भाई, मैंने तो तुम्हें यूं ही फारिग समझा था। जरजान बस उसे घूर कर रह गया। आलिम खान और गुलरुख खान बंगिश बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका में मुकीम थे। आलिम खान के वालिद का बिजनेस फ्रांस और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। उन्होंने उसे मजीद तरक्की बख्शते हुए एक ब्रांच अमेरिका में भी खोल ली। गुलरुख पाकिस्तान का बिजनेस संभालती थी। फरहाद खान बंगिश आलम साहब के छोटे भाई फ्रांस का संभाले हुए थे। उनकी बीवी पहली बेटी की पैदाइश पर दारे फानी से कूच कर गईं। आलम खान के कहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और बस बेटी को अपनी पूरी दुनिया मानकर अपनी मरहूम बीवी की आखिरी निशानी को सीने से लगाए रखा। अजलान ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, जबकि फरहाद खान की एक प्लेन क्रैश में मौत वाक़या हो गई थी। ये मरहला सबके लिए बहुत दिलखराज था। आलम खान अपनी भतीजी को पाकिस्तान ले आए और अपने भाई की ख्वाहिश पर अमल करते हुए ज़ारा फरहाद खान बंगिश की शादी अपने बेटे अजलान आलम खान बंगिश से करवा दी। मास्टर्स करने के बाद अजलान और ज़ारा ने फरहाद खान का बिजनेस संभालने की ख्वाहिश की, तो आलम खान ने बगैर किसी पसो पेश के उन्हें इजाज़त दे दी।
आलम खान खुद पाकिस्तान का बिजनेस फाइंड अप करके जरजान, जरमीन और गुलरुख को लेकर अमेरिका चले गए। जरजान और जरमीन इस वक्त हाई स्कूल में थे। अमेरिका जाने के एक हफ्ते बाद जरमीन की तबीयत बिगड़ने लगी। हर किस्म का महंगे से महंगा इलाज करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने उन्हें बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वहीं की मिट्टी रास आती है जहाँ वो पैदा होते हैं। आलिम खान बंगश ने उनकी बात पर अमल करते हुए इसे भी आजमाने का फैसला किया और जरमीन को लेकर पाकिस्तान आ गए। उसे पाकिस्तान वापस लाया गया तो हकीकतन वो बगैर किसी इलाज के कई दिनों में ठीक हो गई। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते ही जरजान ने आलिम खान को ज़बरदस्ती वापस अमेरिका भेज दिया कि बिजनेस सारा मैनेजर्स देख रहे थे। आलम साहब हर हफ्ते जाते थे मगर एक दो दिन के काम के बाद वापस आ जाते थे जिससे बिजनेस की साख को नुकसान पहुंच रहा था। गुलरुख और आलम साहब एक दफ़ा फिर अमेरिका चले गए और जरजान इस्लामाबाद में अपने आबाई घर आलम बला में रहने लगे। इस वक्त वो दोनों इस्लामाबाद की टॉप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पार्ट 2 के स्टूडेंट थे। उदास शाम की दहलीज पर बैठे हैं हम, दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। वो अपने कमरे से मुल्हिका टेरेस पर खड़ा हाथ में पकड़ी सुलगती हुई सिगरेट को देख रहा था जिसकी तरह उसका दिल भी सुलग रहा था। बार बार जरमीन खान बंगिश का मासूम चेहरा उसके ख्यालों की दुनिया में रोशनी बखेर रहा था और वो हर बार खून में लथपथ वजूद उस ख्याल को बुरी तरह झटक रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो एक छोटी सी लड़की के लिए खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका। वो खून में लिपटा वजूद याद आते ही उसकी स्याह आंखें सर तरीन होती सुर्ख हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो जब्त की सुर्खी थी या उसके पीछे कोई और वजह थी। उसके हर ख्याल को, हर कोशिश को रद्द करती जरमीन खान बंगिश उसके हवासों पर हावी हो रही थी। जब मुसलसल कोशिश के बावजूद भी जरमीन के ख्यालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो ढीला होकर कुर्सी पर गिर गया और आंखें मूंद ली। हैज़ल ग्रीन आंखों में गुस्सा और खौफ का हल्का सा तासुर याद करके खुद ब खुद उसके अनाबी लब मुस्कुराहट में ढल गए। नज़र से दूर होकर भी वो तेरा रूबरू होना, किसी के पास होने का सलीका हो तो ऐसा हो। पूरा हफ्ता सिकंदर ने उसे यूनिवर्सिटी में ढूंढते गुजारा। फिर उसको पता चला कि वो एक हफ्ते की छुट्टियों पर है तो वो मजीद बेचैन हो गया। वो जो उसको एक नज़र देखना चाहता था पूरा हफ्ता इंतज़ार के नाम हुआ और आज पहली मर्तबा से किसी का इंतज़ार करना सुहाने रूह लग रहा था। वो खुद भी हैरान था कि कोई लड़की उसके लिए इतनी अहम कैसे हो गई, वो भी पहली मुलाकात में। और फिर लड़की भी जरमीन खान बंगिश, जिसका सोचते भी आम इंसान तौबा करता। उसे जरमीन में किसी की झलक दिखाई देती थी जिसकी वजह से वो उसे सोचने पर मजबूर हो गया। वो इन दोनों को सोचना नहीं चाहता था लेकिन जरमीन की यादें उस पर हावी थीं और उसके साथ खून में लिपटा वजूद उसकी यादों के पर्दे पर लहरा जाता। जहाँ ज़रमीन की याद उसके लिए खुशकुन थी वहीं इस ज़ख्मी वजूद की याद उसके दिल पर कोड़े बरसा रही थी। वो ज़िंदगी में दूसरी बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। ये वो जज्बा था जिससे सिकंदर को शदीद नफरत थी मगर वो पहले की तरह आज भी मजबूर था। बादशाह थे हम मिजाजे हस्ती के, बादशाह थे हम मिजाजे हस्ती के, इश्क ने तेरे दीदार का फ़कीर बना दिया। नहीं, मैं 2 दिनों तक वापिस आऊँगा तब तक उसका पता भी चल जाएगा। सिकंदर ने मोबाइल फ़ोन कान से लगाए गीले बालों में तौलिया मारते हुए कहा। नहीं, मैं उसे खुद देख लूँगा। तौलिया टॉवल स्टैंड पर लटकाते उसने अगली बात सुने बगैर लब भेंचते कॉल काटी और टी-शर्ट उठाकर पहनते फाइल्स उठाते सोफे पर आ बैठा। आज भी काम करते उसे सुबह के 4 बज गए। वो काम से फारिग होकर फाइल समेटता पीछे लॉन में आ गया जहाँ जिम बना रखा था। 1 घंटे बाद वो पसीने से शराबूर बाहर निकला और फ्रेश होकर नमाज़ फ़जर अदा की। नमाज के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये दुआ बेसाख्ता उसके लबों पर आ गई। या अल्लाह, उसे मेरी महरम बना दे। इस दुआ के बाद कितनी ही देर वो बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला रहा। फिर बाकी दुआ मांगकर उठा और तैयार होता बाहर निकल गया। आज वो दोनों आलिम साहब और गुलरुख के जाने के बाद हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी आए थे और पहला लेक्चर लेकर ग्राउंड में बैठे थे। यार, मुझे तो कुरैशी साहब के लेक्चर में बहुत नींद आती है। ऐसा लगता है जैसे लोरी सुना रहे हैं। ये माही थी जिसका नाम तो माहियान था मगर सब प्यार से माही कहते थे। उसको हमेशा प्रोफेसर खालिद कुरैशी के लेक्चर में बहुत नींद आती थी। उसका निकाह अपने चचाजाद मोमिन से हो चुका था जो उन्हीं के ग्रुप में था। ओ मेरा बच्चा, इसको यहाँ कोई बिस्तर लगा कर दे ताकि ये अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से सो जाए। ज़रमीन ने उसके चेहरे पर प्यार भरी चुटकी काटते हुए शरारत से कहा तो सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा। वैसे यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, एक हफ्ते से ज़रमीनें नहीं थी तो हमारा ग्रुप खाली सा लग रहा था। आज फिर से हमारे ग्रुप में बाहर आ गई है। ज़रमीनें हमारे ग्रुप की जान है। ये फ़ादी था, उसका नाम फ़हाद हसन था मगर सब उसे फ़ादी कहते थे। ये नाम भी ज़रमीने की तकलीफ था। फ़ादी को बस एक ही शौक़ था, वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का जुनून। मगर उसके बाबा उसको ज़बरदस्ती तालीम दिलवा रहे थे कि तालीम के बाद जब चाहे जैसे चाहे कुछ भी करता फिरे। वो इसी आस पर तालीम हासिल कर रहा था। हम भी पड़े हैं राहों में, कुछ नजरे करम हम पर भी हो। फ़ादी की बात सुनकर जरजान ने जलते हुए तंज करते शेर का बेड़ा गर्क किया। उसकी बात पर एक दफ़ा फिर सबका कहकहा गूंजा जिसमें सबसे ऊंचा कहकहा जरजान का अपना था। भाई, अगर ज़रमीने ग्रुप की जान है तो मेरा यार ग्रुप की शान है। हैदर ने जरजान के कंधे पर बाजू फैलाते हुए कहा। हैदर के पेरेंट्स नहीं थे, उसके चचा चाची ने उसे पाला था। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने हैदर को बिल्कुल सगी औलाद की तरह पाला था। हैदर बचपन से अपनी कज़न से मनसूब था। कुछ तवज्जो हम पर भी हो।
कुछ तवज्जो हम पर भी हो, नहीं तो मैं भूख या नींद से इधर ही पूरी हो जाऊंगी। माही की दुहाई पर मोमिन बोल उठा। वाकई यार, भूख तो मुझे भी लगी है, मैं लेकर आता हूँ, मगर सब पहले अपनी जेब ढीली करो। मोमिन ने उठते हुए कहा तो सबने जहरीली नजरों से मोमिन को घूरा। शर्म कर बेशरम इंसान, तू अंकल के नाम पर धब्बा है, तू कहीं से उनका बेटा नहीं लगता। फादी ने उस पर लानत भेजते हुए कहा तो हैदर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कसम से, जितना ये कंजूस है ना, माही ने इसे छोड़कर भाग जाना है। नहीं जी, मैं क्यों छोड़ूं मोमिन को। हैदर की बात पर अचानक माही के कहने पर सबने हूटिंग शुरू की। उसे जल्दबाजी का एहसास हुआ तो वो झींप गई। जल्दी करो, अगर कुछ खाना है तो जल्दी से पैसे निकालो। मोमिन भी अपने नाम का एक ही ढीठ पैदा हुआ था। इतनी ज्यादा करवा के भी वो वहीं अटका हुआ था। जरजान ने अभी अपना वॉलेट निकाला ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। जरमीन का मैसेज देखकर उसने अचंभे से उसकी जानिब देखा, जिसने उसे मैसेज देखने का इशारा किया। उसने मैसेज देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके लब भेंते घूरकर जरमीन को देखा और वॉलेट से अपने और जरमीन दोनों के पैसे निकालकर मोमिन को पकड़ा दिए। जरमीन ने उसे वही तस्वीर भेजी थी जो मॉल में ली थी और साथ मैसेज किया था कि अगर चाहते हो कि ये कोई ना देखे तो मुझे पेनल्टी डालने की पनिशमेंट के तौर पर मेरे पैसे भी तुम दोगे। और जरजान ने चारों ना चार उसके पैसे भी दिए। अब वो खुद को कोस रहा था कि जब मैं इसको जानता हूँ कि ये किसी को नहीं बख्शती तो मैंने इसे पंगा क्यों लिया। लंच करते ही अगले लेक्चर का टाइम हो गया। इन 6 का ग्रुप बचपन से था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो सब साथ रहे थे। उन सब की आपस में बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। सब जरमीन को बहन और माही को भाभी मानते थे। आप लोग क्लास में जाओ, अभी लेक्चर स्टार्ट होने में 10 मिनट हैं, तब तक आईटी डिपार्टमेंट से होकर आती हूँ। क्लास में जाते जाते अचानक कुछ याद आने पर जरमीन उजलत में कहती वहाँ से भागी। पीछे जरजान अरे अरे करता रह गया। वो शांजे से बात कर रही थी जब शांजे के पीछे एक लड़का फोन पर बात करते आ खड़ा हुआ। जरमीन की जानिब उसकी पुश्त थी। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, मगर जिस चीज ने उसे साकित किया वो उस लड़के की सफेद गर्दन पर दाएं जानिब कान के नीचे एक ही तार में 2 तिल थे। शांजे जल्दी से बात खत्म करके वो उसके जाने के बाद जोश से आगे बढ़ी। इट्स रियली स्ट्रेंज। आपको पता है ये मौजूद आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहते हैं। वो ये आवाज़ लाखों में भी पहचान सकता था। इस आवाज़ को सुनने और उसका चेहरा देखने के लिए वो पूरा हफ्ता बेकल रहा था। मगर वो किस्मत से यकसर अनजान था कि जिसको देखने के लिए, बात करने के लिए वो पूरा हफ्ता बेचैन हो रहा था, वो खुद उसे मुखातिब कर रही थी। वो जैसे ही मुड़ा उसको अपनी गर्दन को पूरी त्याग नजरों से देखते पाकर ठटका, मगर उसका हुलिया देखकर वो मुठियां बेंच गया। उसने एक नागवार नजर उसके हुलिये पर डाली। आज जरमीन ने हल्के जामनी रंग का कार्टन का कुर्ता, वाइट जीन्स और कुर्ते के रंग के ही स्नीकर्स पहन रखे थे। छोटा सा वाइट लेदर बैग हमेशा वाले अंदाज से पहन रखा था। गोल्डन ब्राउन बाल पोनी की बजाय हाफ बिन में मुकैयद थे और बाकी खुले छोड़े हुए थे। मेकअप से मुबर्रा चेहरा, हैजल ग्रीन आंखों में हैरानगी और इश्तियाक लिए वो लड़कियों को भी मुड़कर देखने पर मजबूर कर रही थी। उसकी सादगी भी कमाल रखती थी। जरमीन ने उसे देखा तो हैरत से ठटकी, फिर फौरन तासुरात नॉर्मल करते उसके चेहरे पर दोबारा शरारती मुस्कान आ गई। ओह, तुम अभी तक पढ़ते हो, मुझे तो लगा अपने बच्चों को पढ़ाते होगे। वो शरारत से कहते हुए खुद ही हंसी और वैसे ही सर तासुरात से जाए हाथ पैंट की पॉकेट में डाले खड़ा रहा। वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था जो शायद पहली बंदी थी। अजनबी होते हुए भी उसके सर्दपन को खातिर में लाए बगैर बेतकल्लुफी से बात कर रही थी। पढ़ाऊंगा हमारे बच्चों को, उसने मायनी खेजी से कहते उसके तासुरात नोट किए जिसे उसकी बात समझ ही नहीं आई थी। वो उसकी मासूमियत पर शाद हुआ। उसके चेहरे के वही सर तासुरात देखते वो बैग को कंधे पर सेट करती एक कदम आगे आई। एक बात बताओ, तुम इतने अकड़ू क्यों हो और इतना कम क्यों बोलते हो? मुंह में दर्द होता है क्या? उसने आगे को झुकते और राजदाराना अंदाज में पूछा और बात खत्म होते ही पीछे होकर हंस दी। उसको देखकर सिकंदर के उनाब भी लब गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराए। इससे पहले कि सिकंदर कोई जवाब देता, जरजान ने जमीन को बाजू से पकड़कर और अपने पीछे किया। मेरी बहन से आइंदा दूर रहना सिकंदर, उसने सिकंदर पर एक कहर आलूद निगाह डालते हुए कहा और जरमीन का हाथ पकड़े वहां से चला गया। अपने और जरमीन के दरमियान उसको जरजान की मुदाखलत जहर से ज्यादा बुरी लगी और फिर उसके अल्फाज ने सिकंदर को गोया आग पर बिठा दिया। उसने एक नज़र सामने जाते जरजान को देखा और उसकी सिमत बढ़ा। तुम अब अपनी बहन को मुझसे दूर नहीं कर सकते जरजान खान बंगिश। वो पीछे से जरजान के कंधे को ठहोका देते हुए सर से सरगोशी नुमा लहजे में बोलकर आगे निकल गया। उसकी सरगोशी इतनी आहिस्ता थी कि जरजान ने साथ चलती जमीन उसकी सरगोशी इतनी आहिस्ता थी कि जरजान ने साथ चलती जमीन भी सुन नहीं पाई। उसके लहजे की सरसराहट और बात से जरजान के चेहरे का रंग फक हुआ, मगर जल्द ही वो खुद को संभालते बिजनेस डिपार्टमेंट में दाखिल हो गया। जरमीन के जाने के बाद 10 मिनट इंतजार करने के बाद वो खुद ही उसके पीछे आ गया। फादी भी उसके साथ आया। ये बात सब जानते थे कि वो जरमीन के मामले में हद से ज्यादा हसास है कि 10 मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकता। आईटी डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही उसकी नज़र जरमीन की पुष्ट पर पड़ी जो सिकंदर के सामने खड़ी उससे बात कर रही थी। सिकंदर को उसे टिकटिकी बांधे देखते पाकर वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। वो जानता था कि जरमीन मासूम है, वो लोगों की नज़रों के मफहूम नहीं समझ पाती। उसे बस एक ही काम आता था, शरारतें करना। उसने आगे बढ़कर जरमीन को बाजू से पकड़कर अपने पीछे किया और सिकंदर को वार्निंग देकर वहां से निकला था, मगर उसकी धमकी ने जरजान को खौफजदा कर दिया था। जर, मेरा बाजू तो छोड़ दो, और तुम हर दफा उसे देखकर एक ही डायलॉग क्यों मारते हो?
उसने अपना बाजू जरजान से छुड़वाने की कोशिश करते हंसकर कहा, मगर जरजान की घुरी पर खामोश हो गई। ओके, बट उस बेचारे को तो पता भी नहीं था। मैंने उससे बात की थी, मैं खुद उसके पास गई थी और तुम उसे डांट कर आ गए। वैसे पता है जानी, सिकंदर की नेक उस सिकंदर की नेक बस मानो, अब दोबारा तुम उसका नाम नहीं लोगे और ना ही उससे कोई बात करोगी। वो जो हंसकर उसे सिकंदर नामा सुना रही थी, क्लास के बाहर आकर जरजान ने उसे गुस्से से टोक दिया। जरजान के दृष्टि से कहने पर वो शशदर रह गई। जरजान ने आज तक उससे उस लहजे में बात नहीं की थी। जरजान तो क्या किसी ने भी उसके साथ ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया था। मेरा बाजू छोड़ो जरजान खान बंगिश, उसने खुश्क अंदाज में कहते हुए एक झटके से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाया और एक नाराज शिकवा भरी निगाह उस पर डालकर क्लास में चली गई। वो गुस्से या नाराजगी में उसे उसके पूरे नाम से बुलाती थी। उसके अंदाज से जरजान को अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हुआ, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। जरजान ने मदद तलब नजरों से फादी को देखा, जो उसे गुस्से से घूरते हुए क्लास में चला गया। जरजान मुठियां सख्ती से भेंचे क्लास में दाखिल हुआ और जरमीन के साथ जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके बैठते ही जरमीन उठी और जरजान के साथ बैठे हैदर के दूसरी जानिब खाली कुर्सी पर जा बैठी। जरजान को उसकी शदीद नाराजगी पर अफसोस होने लगा और खुद पर गुस्सा भी आने लगा, मगर तब तक प्रोफेसर क्लास में आ चुके थे। वो गहरा सांस भरकर लेक्चर की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो एक कदीम तर्ज पर बना हुआ टॉर्चर सेल था, जिसमें एक जानिब दीवार के साथ मुलजिम को बांधने के लिए रस्सियां लटक रही थीं और दूसरी जानिब टॉर्चर करने का सारा सामान एक लकड़ी की अलमारी में सजा कर रखा गया था। बाएं दीवार के साथ लकड़ी की एक सील पड़ी थी, जिस पर नुकीले कील लगे थे। पूरा सेल इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक जगह हल्की सी रोशनी थी, जहाँ से नजर आने वाला मंजर दहशतनाक था। नीली आंखों में सफाकी उतरी हुई थी। वो सामने बंधे हुए शख्स के नाखून एक एक करके उखाड़ रहा था, जिससे उस शख्स की दिल खराश चीखें बुलंद होती सेल के दरो दीवार को वहशत की लपेट में ले रही थी। डार्क मॉन्स्टर की आंखों में उतरी सफाकियत और दरिंदगी देखते उसे अपनी रूह फना होती महसूस हुई। उसे आज समझ आया था कि लोग डार्क मॉन्स्टर के होते गद्दारी का सोच कर भी कैसे काम जाते थे। उसे भी डार्क मॉन्स्टर की गैंग के साथ गद्दारी की सजा मिल रही थी। डार्क मॉन्स्टर के को चाकू उठाते देखकर उसने सर जोर जोर से नफी में हिलाना शुरू कर दिया, मगर जिसके सर पर खून सवार हो वो किसी की मुजाहमत कहाँ देखता है। उसने चाकू से पहले उसकी आंख निकाली और फिर दूसरी। वो शख्स चीख चीख कर अब तक नीम बेहोशी की हालत में आ चुका था। गले से आवाज निकलना भी बंद हो चुकी थी। उसका हमेशा से एक असूल रहा था कि वो अपने शिकार को बेबस करके मारता था। उसको नीम बेहोश देखकर डार्क मॉन्स्टर ने स्विच प्लग में लगाया और वोल्टेज की मिकदार कम करके उसको तब तक करंट लगाता रहा जब तक उसका खून करंट के झटके खाकर जल नहीं गया। कुछ ही देर में खून जलने से उसकी बॉडी स्याह होने लगी। उसके ठंडे स्याह पड़ते मुर्दा जिस्म पर एक नजर डालता वो सेल से बाहर निकल गया और बाहर खड़े दोनों लड़कों को इशारा किया और आगे बढ़ गया। उसका इशारा पाते ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए। डार्क मॉन्स्टर की वहशत फैलाने के लिए उसके हर टॉर्चर को सबके सामने निशाने इबरत के तौर पर पेश किया जाता, ताकि हर कोई उसे इबरत हासिल करे। अब भी उसकी स्याह लाश को हाल में लटकाया जाना था, ताकि तमाम लोग एक गद्दार का अंजाम देख सकें। सेल में दाखिल होते ही इंसानी जिस्म के जलने की नागवार बू पर दोनों बेसाख्ता नाक पर हाथ रख गए। सामने उसके स्याह मुर्दा जिस्म को देखकर एक लड़के को तो मतली होने लगी। वो फौरन बाहर की जानिब भागा। हालत तो पीछे रह जाने वाले की भी खराब थी, मगर डार्क मॉन्स्टर के खौफ ने उसके कदम जंजीर कर दिए। वो दोनों लड़के अभी नए थे, इसलिए इनको लाश हाल में लटकाने का हुक्म मिला था। उस शख्स की लाश की हालत देखकर उस नए लड़के के दिल में डार्क मॉन्स्टर की वहशत और खौफ पहले से मजीद बढ़ गया। इतनी सफाकी और दरिंदगी सिर्फ डार्क मॉन्स्टर ही दिखा सकता था, वरना किसी और में हिम्मत नहीं हो सकती थी। और झुरझुरी लेकर सोचता उसका मुर्दा जिस्म उठाने के लिए आगे बढ़ा। मानो मेरी जान, समझने की कोशिश करो। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ उससे। वो अच्छा बंदा नहीं है, उसकी रेपो अच्छी नहीं है। तुम अभी छोटी हो, मासूम हो, लोगों को समझ नहीं पाती। उसको अभी माइग्रेट होकर यूनी आए 2 माह हुए हैं और आते साथ ही यूनी के सबसे खराब लोगों के ग्रुप का हेड बन गया है। इससे बात करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उससे जितना दूर रहो मेरी जान, उतना अच्छा है। जरजान ने छुट्टी के वक्त गाड़ी में बैठते ही उसे दोबारा समझाना शुरू कर दिया था। वो सारा दिन उसे यूनी में भी मनाने की कोशिश करता रहा था, मगर नाकामी ही हुई थी। जरमीन सिकंदर के बारे में ऐसे हकाइक सुनकर हैरत से जरजान को देख रही थी। तुम सच बोल रहे हो जर? वो ऐसा तो नहीं लगता। मानो तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता और सब उसके बारे में जानते हैं। अभी जो कुछ मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है वो भी कम है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम अब प्रॉमिस करो कि दोबारा उससे कोई बात नहीं करोगी और ना ही उसका जिक्र करोगी। और सबसे अहम बात यह कि अपनी जुबान पर उसके और सबसे अहम बात यह कि अपनी ये जुबान उसके सामने बिल्कुल बंद रखना। देखो मेरी जान, मैं नहीं चाहता कि वो या कोई भी तुम्हें जरा सा नुकसान पहुंचाए। उसने स्टेयरिंग से हाथ हटाकर जरमीन का हाथ पकड़ते हुए उसे प्यार से समझाया। जरमीन ने एक नज़र उसके संजीदा चेहरे को देखा, जहां उसके लिए परेशानी और प्यार रकम था। वो जरजान को मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए मुस्कुरा दी। ओके, बट पहले मुझे आइसक्रीम खिलाओ। वो उसका नाक चढ़ाकर कहने पर हंस दिया। मानो नाक चढ़ाकर बात क्यों करती हो? उसने जरमीन का नाक दबाकर हंसकर पूछते हुए गाड़ी का रुख आइसक्रीम पार्लर की जानिब कर दिया। मेरा नाक, मेरी मर्जी। उसने फिर से नाक चढ़ाकर कहा और खुद ही हंस दी। जरजान भी उसको देखकर मुस्कुरा दिया।
रशियन ड्रग डीलर्स के साथ आज एक बहुत अहम मीटिंग थी जो एक ग्रैंड पार्टी की आड़ में हो रही थी। उसमें जावेद खिलजी और उसके गैंग के अहम अरकान के साथ अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया शामिल थे। इस ड्रग डील के साथ रूस से असलहे का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट इलीगली आने वाला था, जिसका इस्तेमाल गिलगित और बलूचिस्तान में छुपे दहशतगर्द तंजीमों के लिए होना था। ड्रग डील और इस कंसाइनमेंट की खबर बहुत कम लोगों की थी। एक बहुत बड़े कैसीनो में पार्टी पूरे जोरों शोर से जारी थी। सिक्योरिटी का इंतजाम पूरा था। जगह जगह गार्ड्स अपना मखसूस यूनिफॉर्म पहने हाथों में गन्स लिए खड़े थे। हर शख्स अपने ज़िम्मे का काम निभा रहा था। हर तरफ मुनासिब मगरबी लिबास में थिरकते वजूद तमाम लोग हाथ में अपने पसंदीदा मशरूब का गिलास थामे अपनी मनचाही लड़की को बगल में दबाए एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ थे। वो इन सबसे दूर बार के सामने बैठा ब्रांडेड विस्की घूंट घूंट करके अपने अंदर अंडेल रहा था। चंद फिर से निकलता कद, मजबूत कसरती जिस्म, नीली आंखों में सफाकी दरिंदगी और सर्द महरी गोया रची बसी थी। घने ब्लोंड बालों को जल की मदद से अच्छी तरह सेट किया गया था। उसकी खड़ी हुई मकरूर नाक उसके अटल इरादों का पता देती थी। ब्लोंड मूंछों तले उनाबी लब सख्ती से पिंचे थे। ब्लैक टक्सीडो पहने वो मर्दाना वजाहत का मुकम्मल शहकार था। उस पर किसी यूनानी देवता का गुमान होता था। उसकी सहर अंगेज जकड़ लेने वाली शख्सियत के शहर में बंदी कई लड़कियां अपनी इज्जत नफ्स और अना को रोनती खुद उसके पास आईं, मगर उसकी नीली आंखों में मौजूद तासुरात देखकर काफी अफसोस मलती पीछे हट गई थी। पार्टी पूरे अरूज पर जारी थी। हर शख्स अपनी मर्जी से पार्टी इंजॉय कर रहा था। कैसीनो के एक खुफिया साउंड प्रूफ कमरे में मीटिंग जारी थी। उस कमरे में कुल 10 लोग मौजूद थे, जिनमें एक जावेद खिलजी, एक डार्क मोस्टर और बाकी 8 लोग रशियन डीलर्स थे। मीटिंग इख्तिताम की तरफ गामजन थी जब मखसूस सायरन की आवाज़ ने सबको हवास बाख्ता कर दिया। तमाम लोग इमरजेंसी एग्जिट की जानिब बढ़े, मगर उसे बंद पाकर ठंडे पसीने छूट गए। आर्मी की तलवार सर पर लटक रही थी और अगर वो सबूत समेत पकड़े जाते तो फांसी का फंदा उन सबके लिए यकीनी था। इस हड़बड़ी में भी एक ही शख्स पुरसुकून अपनी जगह पर अभी तक वैसे ही बैठा था। ना ही उसके चेहरे पर कोई खौफ का तासुर था और ना ही कोई परेशानी। चेहरे की करख्तगी और नीली आंखों में मौजूद सफाकी और सर्द महरी अभी तक कायम थी। 5 मिनट में उसकी ब्रांडेड घड़ी के लाल बटन ने जैसे ही ब्लिंक किया, उसने कोट की पॉकेट से अपनी मखसूस ग्लॉक निकाली और लौट करता उठ खड़ा हुआ। कुछ देर में मीटिंग रूम खूनी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। अब वहाँ दो नफूस जिंदा बचे थे, डार्क मॉन्स्टर जावेद खिलजी। जावेद खिलजी फटी आंखों से ये सब देखते धूंकनी की मानी चलती सांसों से डार्क मॉन्स्टर को देख रहा था, जिसे वो अपनी महफूज पनाहगाह समझता था। लेकिन उसे आज इतराक हुआ था कि वो दरअसल अपने ही हाथों अपनी मौत का सामान पैदा कर चुका है। ये तुमने क्या 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 किया? खौफ के मारे उसकी जुबान से लफ्ज अदा होने से इनकारी थे। दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया है, उसने बेनियाजी और लापरवाही से जवाब देते एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया। उसकी आंखों में खून लिए अपनी जानिब बढ़ते देखकर जावेद खिलजी खौफजदा होता पीछे हुआ और सोफे से टकराकर नीचे गिर गया। इससे पहले वो उड़ता मौत उसके सर तक पहुंच चुकी थी। डार्क मॉन्स्टर ने एक पांव उसकी टांग पर रखकर जोर दिया। उसे अपनी टांग टूटती हुई महसूस हुई। वो चीखते हुए उसका पांव अपनी टांग से हटाने की नाकाम कोशिश करने लगा। क्या हुआ जावेद खिलजी? खौफ महसूस हो रहा है? उसने मुज़हिका खेज अंदाज में पूछा, मगर नीली आंखों का तासुर वही था। यही खौफ तुझे बेबसों की आंखों में देखकर सुकून मिलता था। तो चलो तुम्हें आईना दिखाते हैं, ताकि तुम्हारे सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड डॉन किसी बेबस की आंखें देखकर पुरस्कून हो जाएं। उसका लहजा तंजिया हुआ। जावेद खिलजी ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर गन निकालने के लिए पॉकेट की जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे डार्क मॉन्स्टर ने बीच में ही पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बना डाली। ना, नहीं, अभी इस काम में तुम बहुत कच्चे हो। उसने जावेद खिलजी को हाथ पकड़कर इस जोर से मोड़ा कि हाथ जोर से उखड़ गया। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों पर डार्क मॉन्स्टर ने उसे नागवारी से देखा। ड, ड, डार्क म, म, वो खौफ और तकलीफ की मिलीजुली कैफियत में बोला, मगर डार्क मॉन्स्टर ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी। अभी हमारा प्रॉपर तारुफ नहीं हुआ। डार्क मॉन्स्टर नहीं, मेजर शाह नाम से तो तुम सारे बुज़दिल खूब वाकिफ हो। चलो आज खुलकर ज़ियारत भी कर लो। ये सिर्फ मखसूस लोगों की नसीब होती है। उसका लहजा फिर से मुज़हका खेज हुआ। मगर तुम जैसों के लिए मेरा एक ही तारुफ है, रेड वुल्फ। उसके सरसराते लहजे में नया तारुफ सुनकर जावेद खिलजी को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। रेड वुल्फ को अंडर वर्ल्ड में कौन नहीं जानता था। वो मौत का दूसरा भयानक नाम था। दुश्मनों को ऐसी सजा देता कि रूह तक कांप उठती। उसके चेहरे के तासुरात से महफूज होते मेजर शाह ने उसे गिरबान से पकड़कर एक झटके से खड़ा किया। तब तक उसकी टीम अंदर आ गई और मेजर शाह के इशारे पर उसे हथकड़ी पहना दी। कैप्टन हमजा, उसे रेड वुल्फ के टॉर्चर सेल में रखना और मेरे आने तक इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं खुद अपने मेहमान की तवाज़ा करूंगा। यस सर, उसने हुक्म जारी करते हुए जवाब सुनकर एक नज़र जावेद खिलजी पर डाली, जिसे कैप्टन हमजा दूसरे सिपाहियों के साथ बाहर लेकर जा रहा था। पीछे मौजूद टीम को उसने सबूत इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया और खुद सबसे अहम सबूत उठाने जावेद खिलजी के ऑफिस चला गया। उसे 6 माह कबल जावेद खिलजी के गैंग को खत्म करने का असाइनमेंट मिला था। उसने सबसे पहले जावेद खिलजी का भरोसा जीता, उसके गैंग में शामिल हुआ और उसका राइट हैंड बनते ही मौका देखकर उसने अपने मिशन को इख्तिताम पर पहुंचाते हुए उसे जिंदा पकड़ लिया था। आज सुबह से सिकंदर जरमीन को सोच रहा था। उसे कल जरजान की बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर जरमीन की मौजूदगी में उसने खुद को कुछ भी कहने से रोक दिया था।
ज़रमीन वो पहली लड़की थी जिसने इससे खौफज़दा होते हुए बगैर बेतकल्लुफ़ी से बात की थी और जिसे सिकंदर ने बेखुद होकर सुना था। वो अपने दिल के पलटे जाने पर खुद हैरान था। उसने ज़रमीन से पहले कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी और ना ही किसी ने उसको ऐसा मौका दिया था। मगर ज़रमीन खान बंगिश बिला इजाज़त उसके दिल के इंतहाई करीब आ गई थी। उसे कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस होने लगा था कि ज़रमीन उसके अपने वजूद का कोई हिस्सा है, जो इस दुनिया के अनजान रास्तों पर किस्मत की मेहरबानी से मिल गया। वो चाहकर भी उसकी सोचों को, उसके ख्यालों को दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। ज़रमीन का सिकंदर के साथ रवैया यकसर तब्दील हो गया था। वो ज़रजान की बात पर सख्ती से अमल कर रही थी। वो सिकंदर को यूनी में कहीं भी देखती तो रास्ता बदल लेती या साइड से होकर निकल जाती। ज़रमीन खान बंगिश, जो राह चलते से भी पंगा लेने से गुरेज नहीं करती थी, उसका सिकंदर को ऐसे इग्नोर किया जाना उसे शोलों पर धकेल रहा था। ज़रमीन की शरारतें, मस्तियाँ, यूनी के हर स्टूडेंट से पंगा लेना, सब वैसा ही चल रहा था। अगर कुछ बदला था तो ज़रमीन का सिकंदर से रवैया। ज़रमीन की इग्नोरेंस उसे गुस्से से पागल कर देती और हर दफ़ा खुद को कोई नुकसान पहुंचा देता। ज़रमीन उसके दिल की हालत से बेखबर उसको मुसलसल इग्नोर कर रही थी। आज वो सोच कर आया था कि सबसे पहले ज़रमीन से मिलेगा, उससे दो टोक बात करेगा। स्याह बालों का जूड़ा बनाए, स्याह आंखों पर डार्क शेड्स लगाए, ब्लैक शर्ट पहने जिसके बाजू कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे। एक कलाई में ब्रांडेड घड़ी, दूसरे में बैंड्स, गले में बारीक सिल्वर चेन जिसके सिरे पर एक परिंदा लटक रहा था। स्किन पैंट, भारी बूट पहने वो एक साथ कई लड़कियों के दिल धड़का रहा था। वो ज़रमीन से मिलने आईटी डिपार्टमेंट की बजाय सीधा बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। ग्राउंड से गुजरते हुए उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, जो एक बेंच के पुष्ट पर पंजों के बल बैठी कुछ कर रही थी। मगर क्या? ये देखने के लिए वो कुछ आगे गया तो बेसाख्ता उसके चेहरे पर गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराहट दौड़ गई। वो बेंच पर बैठे दोनों लड़कों को पीछे से एक दूसरे से बांध रही थी और वो दोनों अपनी शामत से बेखबर एक दूसरे से बात कर रहे थे। हर रोज़ की तरह आज भी उसने ब्लू टी शर्ट, ग्रे जीन्स पहनी हुई थी, बाल हाई पोनीटेल में बंधे थे, हैज़ल ग्रीन आंखें शरारत की चमक से पुर थीं। सुर्ख लबों को दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करती, वो सिकंदर को आसपास से बेखबर कर गई। कहकहों की आवाज़ से वो होश में वापस आया। उसने देखा वो दोनों लड़के ग्राउंड में एक दूसरे के ऊपर मुज़हका खेज़ अंदाज में गिरे हुए थे। ज़रमीन ने दोनों को पीछे से ऐसे बांधा था कि ना वो उठ पा रहे थे और ना ही खुद को खोल पा रहे थे। उसने ज़रमीन को देखा जो अपने ग्रुप के साथ खड़ी भरपूर हंसी हंस रही थी। हंसते हुए उसके दोनों गालों में गहरे डिंपल पड़ रहे थे जो उसकी हंसी को मजीद खूबसूरती बख्श रहे थे। ये है मेरे ग्रुप से पंगा लेने का अंजाम। यूनिवर्सिटी वालों, नेक्स्ट टाइम मेरे ग्रुप में किसी से भी पंगा लेते हुए सोच लेना। उसने नीचे गिरे लड़कों से हल्का सा झुककर कहा, फिर सीधे खड़े होकर ऊंची आवाज में सबको खबरदार किया। जरजान उसे घूर कर रह गया, मगर उसे कहाँ किसी की परवाह थी। उसने हंसते हुए जरजान को देखा और मुड़ी, मगर सामने खड़े सिकंदर को देखकर उसके मुस्कुराते लब पल में सिमटे। उसने जरजान को चलने का इशारा किया और खुद सिकंदर को इग्नोर करती वहां से चल दी। जरजान सिकंदर को देखकर जल्दी से जरमीन के पास आया और उसका हाथ थामकर सिकंदर पर एक गुस्से भरी निगाह डालता वहां से चला गया। वो अनजान कुछ ऐसे के सदियों से नावाकिफ था, नजरअंदाज करता है कि जैसे जानता ना हो। जरमीन का इग्नोर करना उसके दिल में किसी भाले की तरह खुबा था। सख्तियां से लबों मुठियां भेंचे, गुस्सा रोकते उसके माथे और गर्दन की रगें फूलने लगी। इससे पहले कि वो गुस्से में कोई इंतहाई कदम उठाता, मोबाइल पर आने वाली कॉल को देखते उसने गहरा सांस भरते खुद को कंपोज किया और कॉल अटेंड करके दूर जाती जरमीन की पुष्ट को देखते वहां से चला गया। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी आया तो किस्मत से सबसे पहला चेहरा उसे उस दुश्मन जहाँ का देखना नसीब हुआ। आज जहाँ उसका हुलिया सिकंदर को किसी हद तक काबिल कबूल लगा, वहीं हैदर से हंसकर बात करती वो उसे बिल्कुल जहर लगी। आज उसने टी शर्ट की बजाय शॉर्ट फ्रॉक के साथ जीन्स पहनी हुई थी, बाल भी खुले हुए थे। हैदर से हंसकर कोई बात करती वो उसकी सिमत आ रही थी। उसे हैदर से बात करता देखकर उसके अंदर एक अनजानी सी आग लग गई। वाह, हमारी तरफ देखना भी नहीं और उनसे हंस हंस कर बात करना। जलकर सोचते वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा। हैदर को इस जोर से कंधा मारा कि वो बेचारा लड़खड़ा कर नीचे गिरा। इससे कबल जरमीन कुछ समझती, उसने जरमीन का हाथ पकड़ा और जरजान के हाथ में उसका हाथ पकड़ाते सनसराहट नुमा गुर्राती आवाज में गोया हुआ, अपनी बहन को अपने तक महदूद रखो जरजान खान बंगिश। दोबारा ये मुझे किसी और के साथ बात करती नजर ना आए, वरना मुझे तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अपनी बात कैसे मनवाता हूँ। उससे बात करने का, उसे देखने का हक मैं अपने नाम रखता हूँ। किसी और के नाम करने की कोशिश भी मत करना। माइंड इट। सिकंदर ने एक इस्तेहकाक भरी सर्द नजर जमीन पर डाली और वहां से चला गया। व्हाट हैपन्स मीने, और इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की? क्या कह रहा था? हैदर ने इन दोनों के फक चेहरे देखते हुए पूछा। जरजान ने गहरा सांस भरते हैदर को मॉल वाली बात से लेकर आज तक सब बता दिया। उसकी बात सुनकर हैदर भी परेशान हो गया और उसे सिकंदर पर गुस्सा भी शदीद आ रहा था। उसने जरमीन को गुमसुम देखा तो उसे अफसोस होने लगा कि जिस लड़की को वो दिल से बहन मानता है, वो बेहुदा शख्स उनके बारे में क्या समझ रहा है। वो ऐसे अफसुर्दा सी किसी बिगड़े अमीरजादे की हरासमेंट से परेशान है, जो कभी परेशान नहीं होती थी, किसी से खौफ नहीं खाती थी। उसे सिकंदर पर शदीद गुस्सा आया। ज़रमीने, मेरी प्यारी बहन, डोंट वरी। जब तक हम सब तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं, फादी, मोमिन और ज़र है ना, फिक्र की कोई बात नहीं, ओके? हैदर ने प्यार से कहते एक नज़र जरजान को देखा, जो खुद उसको नए लगने वाले झटके से संभाल चुका था।
चलो फादी इंतजार कर रहा है। जरजान ने सर झटक कर कहते हुए जमीन के कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए उसे मुस्कुरा कर देखा। उसकी आंखों में देखते वो हंस दी। मैं ठीक हूँ बर्फानी लंगूर, कोई भी जरमीन खान मंगिश को अपनी फजूल धमकियों से डरा नहीं सकता। उसने जरजान का बाजू अपने कंधे से हटाते उसका हाथ पकड़ते हंसकर कहा तो परेशान होते हुए भी हैदर और जरजान मुस्कुरा दिए। वो ग्राउंड में गए तो मोमिन और फादी किसी बात पर हंस रहे थे। यार आज स्पेशल डे है क्योंकि मोमिन मुझसे शर्त हारा है तो ये माही को कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाएगा पूरी यूनिवर्सिटी के सामने। उनके बैठते ही फादी ने कहा तो माही रूहांसी होती फौरन बोल उठी। तुमसे तो अल्लाह पूछे फादी, शर्त ये हारा है तो बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? माही की बात पर सब हंस दिए। सब जानते थे कि वो कितना शर्माती है, इसलिए उसको तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। क्योंकि हमने इस मोमिन को मार भी दिया तो उफ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हें एक खराश भी आए तो ये बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए हम बदला तुमसे लेंगे। तो ही इस पारसा मोमिन को महसूस होगा कि इससे अच्छे वाला बदला लिया गया है। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो बल खा कर रह गई। उसका सुर्ख चेहरा देखते सब हंस दिए। आज तो इन मोमिनीन की कोई बात नहीं सुननी हमने, आज तो पक्का मोमिन कुछ सुनाएगा माही को। जरमीन ने भी जोर दिया तो मोमिन हंस दिया। ज़रमीन अक्सर माही और मोमिन दोनों को मोमिनीन कहती थी। उफ ज़रमीने, कभी तो तुम भी शर्म कर लिया करो। जब तुम्हारी शादी होगी ना फिर देखूंगी मैं तुम्हें। वैसे किसी शरीफ बंदे का तुम्हारे साथ गुजारा नहीं होना, तुम्हें तो तुम्हारे जैसा बंदा ढूंढ कर देंगे, खतरनाक सा। माही उसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगी तो वह सदा की ढीठ हंस दी। वैसे तो मेरा इरादा इस बर्फानी लंगूर को सारी जिंदगी सताने का है, लेकिन अगर इस पर एहसान करते हुए मैंने कभी शादी की तो वाकई किसी शदीद खतरनाक इंसान से करूंगी मैं। वो शाने बेनियाजी से कहती रुकी। वो खतरनाक होगा सिर्फ दुश्मनों के लिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। जो कहेगा ओ माई डार्लिंग, जिस मर्जी से जैसे मर्जी पंगे लो, बाकी हिसाब मैं खुद देख लूंगा। उसने किसी लड़के की तरह भारी आवाज निकालते कहा तो सबका कहकहा गूंजा। अस्तगफिरुल्लाह मानो। जरजान ने हंसते हुए उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाया तो वो खुद भी हंस दी। उसकी ये बात इनसे कुछ फासले पर दरख्त के नीचे बैठे सिकंदर ने बाखूबी सुनी थी। जरमीन की बात सुनकर उसके लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। ओके मोमिन, अब जल्दी से अपनी बीवी को कुछ सुनाओ। हैदर के कहने पर मोमिन मजाहिया अंदाज में बैठे बैठे कॉर्निश बजा लाया और सब हंस दिए। सब तवज्जो फरमाएं। आज ये नाचीज हजराते हाजरा को अपनी आवाज के जादू से अपने शहर में जकड़ेगा। मोमिन ने ग्राउंड में बैठे सारे स्टूडेंट्स को मुखातिब किया। वाह जी, इतनी खूबसूरत उर्दू, आजकल क्या खा रहे हो? फादी ने आईब्रो उचकाते हुए मोमिन से पूछा। उर्दू लिटरेचर की हैवी डोज। मोमिन ने फौरन से जवाब हाजिर खिदमत किया। वाह भाई, आज तो हमारा मोमिन दिमाग भी साथ लाया है, वरना हर रोज नाश्ते में खा के आता है। फादी ने उसके बरजस्ता जवाब पर पुरस्ताइशी अंदाज में कहा तो सब कह कहा लगाकर हंसे। फादी डियर, कितनी बार समझाया है कि अपनी इतनी पर्सनल बातें सरेआम सबको नहीं बताते। जरमीन ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए किसी बुजुर्ग की एक्टिंग करते तंबीही अंदाज में कहा। एक बार फिर सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा। सुन लिया ना फादी डार्लिंग, कोई मुझे ऐसी बातें करे मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं, सो बी वेयर। मोमिन ने आंखों में शरारत लिए तंबीही अंदाज में कहा। ओए बहन के भाई, तुम्हारी डार्लिंग वो नहीं है, ये है स्टूपिड और इंतजार कर रही है कि कब तुम इसे कुछ सुनाओ। नरमीन ने मोमिन को टोकते हुए माही को इशारा करते कहा तो सब उसके अंदाज पर दिल खोलकर हंसे। माही ने सुर्ख होते चेहरे के साथ जमीन को घूर कर देखा मगर वो फिर भी बात नहीं आई। ये नजरों के तीर अपने साजन जी पर फेंको, मुझ पर असर नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ रसाई दिल तक है। उसने माही के घूरने पर मोमिन की तरफ इशारा करके कहा तो माही रूहांसी होती अपना सर पीट कर रह गई। सबके कह कहे पर माही ने चेहरा नीचे करते हुए जमीन को मुक्का मारा जिसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके लिसन, मोमिन ने सीरियस होते गिटार संभालते कहा तो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। उनके ग्रुप में सबसे अच्छी आवाज़ मोमिन की थी और वो अक्सर ऐसे ही बहाने से उससे कुछ ना कुछ सुनते रहते थे। मोमिन ने नजरें सामने बैठी माही पर टिकाते हुए गाना शुरू किया। सबके सामने यूं देखे जाने पर वो पजल होती मजीद सुर्ख हो गई। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही है मेरा जहां, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू, हर शय में तू ही तू मेरी पहली आरज़ू, तू ही जुदा, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। मम्मी ने पुरसहर आवाज में गाते माही की जानिब देखा जो सर झुकाए शर्माती हुई सीधा उसके दिल में उतर रही थी। सबकी मायनी खेज नजरों और रूटिंग की वजह से मम्मी ने नजरों का जाविया बदला। लड़की, और कितना तड़पाओगी मेरे भाई को, अब तो बेचारा अपने मुंह से तुम्हारी जुदाई का रोना रो रहा है। जरजान ने तंग करते माही को कहा तो वह शर्माती उठकर वहां से चली गई। भाई बच्ची नाराज कर दी तुम लोगों ने। जरमीन ने उठते हुए इन चारों को घूर कर देखा और माही के पीछे भागी। माही रुको ना यार, सब मजाक कर रहे थे। उसने भागकर माही को पीछे से हक करते प्यार से कहा। जरमीन उस वक्त सिकंदर के बिल्कुल सामने पुश्त किए खड़ी थी। सिकंदर कितनी देर से अपना काम करने के साथ उनकी बातें भी सुन रहा था और अब जरमीन को माही के गले लगे देखकर उसको फिर से पोजेशन का बुखार चढ़ने लगा। वो जोरदार आवाज के साथ लैपटॉप बंद करता उठ खड़ा हुआ। मोमिन बदतमीज, सबके सामने बेशर्मी से मुझे घूर कर देख रहा है और तुम सब मुझे तंग कर रहे हो। मैंने अब नहीं आना बस, माही ने खफगी से कहा।
ज़रमीन के जवाब देने से पहले सिकंदर ने उसको बाजू से पकड़कर एक झटके में माही से अलग करके उसका रुख अपनी जानिब किया। तुमसे बात करने का, देखने का, महसूस करने का, मोहब्बत करने का, हक करने का हक सिर्फ मुझे है। कभी किसी और को ये हक दिया तो बाखुदा ये दुनिया हिला के रख दूंगा। उसके लहजे से पोजेशन की शदीद बू महसूस हो रही थी। उसकी बात और हरकत पर ज़रमीन को शदीद गुस्सा आया। छोड़ो मेरा बाजू, स्टूपिड, और अपनी लिमिट्स में रहो। मुझे दोबारा हाथ लगाया ना तो जान निकाल लूंगी। उसने गुस्से से कहते हुए अपना बाजू सिकंदर के हाथ से छुड़वाया। उसकी धमकी सुनकर बेसाख्ता मुस्कुराते हुए सिकंदर ने उसका बाजू छोड़ दिया। जान तो निकाल चुकी हो ज़रमीन खान बंगिश, वो गंभीर लहजे में कहता हुआ उसके चेहरे पर झुका। ज़रमीन ने घबराकर पीछे होते आंखें सख्ती से मीच लीं। उसको ऐसा करते देख के सिकंदर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। खुद को मेरी अमानत समझना, मैं बहुत जल्द अपनी अमानत ले जाऊंगा। माही ये सब देखती खौफजदा, हैरान, परेशान खड़ी थी। अगरचे उसने सिकंदर का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना था, मगर ज़रमीन के लिए सिकंदर का जुनूनी अंदाज, उसकी स्याह आंखों में ज़रमीन के लिए मोहब्बत और इज्जत का समंदर मौजन देखकर हैरतज़दा थी। ज़रमीन ने जब महसूस किया कि वो बला टल चुकी है तो उसने आहिस्तगी से आंखें खोल दी। माही हैरत से निकलती जल्दी से ज़रमीन के पास आई। ज़रमीने, ठीक हो? माही ने फिक्रो परेशानी से कहते हुए उसका गुमसुम चेहरा हाथों के प्याले में भरा। वो सर हिलाकर उसके हाथ अपने चेहरे से हटाती ज़रजान वालों की जानिब बढ़ी। माही परेशान होती उसके पीछे आई। ज़रमीने, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। देखो, रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं हुआ। ज़रमीन उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर सीधी गई, जाकर ज़रजान को बाजू से पकड़कर उठाया। क्या हुआ मानो? क्या कर रही हो? इसे तो उसके अचानक उठाने पर खड़ा होता वो बोलता हुआ उसका गुमसुम चेहरा देखकर एकदम खामोश हुआ। बाकी सब भी ज़रमीन का अजीब रवैया देखकर ठटके। वो अभी अच्छे खासे मूड के साथ हंसती हुई वहां से गई थी, मगर अब उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे जब्त करके खड़ी है। ज़रमीन किसी की तरफ देखे बगैर ज़रजान को अपने साथ लिए वहां से पार्किंग एरिया की जानिब चल दी। ज़रजान उसके अचानक बदले रवैये से खुद परेशान हो उठा। मानो, क्या हुआ है मेरी जान? माही, कोई बात बुरी लगी है क्या? ज़रजान ने गाड़ी में बैठती ज़रमीन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा। वो जानता था कि उसे माही की कभी कोई बात बुरी नहीं लग सकती, मगर उसका अजीब सा खामोश रवैया ज़रजान को यह सवाल करने पर मजबूर कर गया। प्लीज़, मुझे अभी बस घर जाना है और मज़ीद कोई सवाल नहीं। उसके बेबसी से कहने पर ज़रजान के दिल को कुछ हुआ। उसने कब अपनी मानो को ऐसी हालत में देखा था? वो एक नज़र उसके सुर्ख होते चेहरे पर डालकर सर हिला गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ज़रजान ने उसे अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी जन से भगा ले गया। ज़रमीन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जिसे समझने से वो खुद कासिर थी। उसकी कैफियत यूं हो रही थी गोया अभी सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। एक तो उसकी कैफियत अजीब हो रही थी जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी, फिर सिकंदर की बातें, उसका रवैया, और फिर उसकी इस बात की फिक्र कि इससे पहले वो कभी इस कैफियत का शिकार नहीं हुई थी, तो फिर अब क्या हुआ? सिकंदर का अंदाज और बातें बार बार सोचती उसकी कैफियत अजीब होती जा रही थी। पीछे सबने माही को घेर लिया। माही ने सिकंदर की हरकत के बारे में उनको बता दिया। उसकी बात सुनकर हैदर गुस्से से बल खाकर रह गया। अब ये ज़रमीने के पीछे पड़ गया है, इस कमीने की तो मैं। फादी गुस्से से कहता उठा, मगर हैरत ने बर वक्त उसे पकड़ लिया। ऐसे नहीं फादी, वो ज़रमीने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसने फादी को रोकते हुए कहा। वो तीनों ठटके। क्या मतलब? कैसी प्रॉब्लम्स? मोमिन ने अचंभे से पूछा। हैदर ने उन्हें तमाम हकीकत हाल से आगाह कर दिया। ज़रजान ने जैसे ही गाड़ी आलम बला के पोर्च में रोकी, ज़रमीन फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर भागी। ज़रजान भी परेशान होता उसके पीछे अंदर आया। उसने ज़रजान के कमरे में आकर अपना बैग बेड पर फेंका और जूते उतार कर फेंकते बेड पर चढ़कर बैठ गई। ज़रजान कमरे में आया और एक नज़र उसको देखते साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसे दिया। उसने चुपचाप पानी पी लिया। ज़रजान पानी का खाली गिलास उसके हाथ से लेते साइड टेबल पर वापस रखते उसके सामने बैठ गया। ज़र कदरे तवक्कुफ के बाद वो खुद ही बोल पड़ी। ज़रजान जानता था कि वो खुद ही बोलेगी। ज़रमीन ने उसे सिकंदर की आज वाली हरकत बताई तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया, मगर ज़रमीन का ख्याल करते खुद को नॉर्मल रखा। ज़र वो बहुत अजीब है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा-सा, जैसे कोई बर्फ़ हो। उसकी आँखें ऐसी लगती हैं जैसे कोई चीज़ जमी हो। और जो सारी बातें उसने आज की हैं उनका। ज़रमीन बेरब्त कुछ भी बोले जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़रजान को कैसे बताए कि वो कैसा महसूस कर रही है, जबकि वो खुद अपनी कैफ़ियत समझ नहीं पा रही। उसकी कैफ़ियत बगैर लफ्ज़ों के बयान किए भी ज़रजान समझ रहा था, सो उसने ज़रमीन की बात पूरी होने से पहले रोक दिया। बस मानो, रिलैक्स, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं हूं ना, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ओके? ज़रजान ने उसे साथ लगाते हुए प्यार से उसके बाल से हिलाए। मगर ज़रमीन की बात सुनने के बाद वो जो खुद उसने सिकंदर के अंदाज और आंखों में ज़रमीन के लिए देखा था, वो किसी तौर झुठलाया नहीं जा सकता था। उसका दिमाग इसी बात पर अटका हुआ था कि सिकंदर जैसा बंदा ज़रमीन के लिए इतना पोजेसिव क्यों हो रहा है, जबकि पोजेशन तो वहाँ होती है जब कोई शख्स सांसों की वजह बन जाए, सांसों से ज़्यादा कीमती हो जाए, जब अपने जज्बात में उस शख्स के लिए शिद्दत महसूस होने लगे, जब कोई शख्स इतना ज़्यादा अहम हो जाए कि उसे खोने का डर हर वक्त नंगी तलवार की मानी सर पर लटकता रहे, फिर ऐसे शख्स को किसी बेजान वजूद के साथ शेयर नहीं किया जा सकता।
तो क्या सिकंदर मानो को लेकर इस हद तक जा चुका है या ये सब ड्रामा है? ज़रमीन को साथ लगाए उसे तसल्ली देते उसका दिमाग मुसलसल सोच रहा था। मेजर शाह जावेद खिलजी की हर चीज़ तक रसाई हासिल कर चुका था सिवाय एक बैंक अकाउंट के जिसका इल्म जावेद खिलजी के अलावा किसी को भी नहीं था। सुना है जो रेड वुल्फ के टॉर्चर सेल में जाता है वो बगैर किसी खास वजह वैसे से ही मर जाता है। और तुम अब तक जिंदा हो, मानना पड़ेगा एक अरसा अंडरवर्ल्ड के डॉन रहे हो। मेजर शाह ने टॉर्चर सेल में उसके सामने बैठते तंजिया अंदाज में कहा। रेड वुल्फ को इसके मखसूस हुलिये में देखकर उसकी बात सुनकर जावेद खिलजी को अपनी जान निकलती महसूस हुई। उसने चेहरे पर स्याह मास्क लगा रखा था जिससे सिर्फ उसकी क्रिस्टल ब्राउन शफाक और दरिंदगी से पुर आंखें नजर आ रही थीं। क्या है इस लोकर में जिसको इतना खुफिया रखा है? मेजर शाह ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ते उसका चेहरा ऊंचा करते घुर्रा कर पूछा। इस सवाल पर जवाब जावेद खिलजी के औसान खता हुए कौन सा लोकर? जावेद खिलजी ने अनजान बनने की नाकाम कोशिश करते जवाब दिया। उसकी बात पर मेजर शाह पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराया और उसका हाथ टेबल पर रखा। उसकी आंखों का मफहूम समझते जावेद खिलजी की सांसें अटकीं। उसने पुरस्रारियत से मुस्कुराते चाकू उसके हाथ में पूरी शिद्दत से घोंप दिया। उसकी दिलदोज चीख पर मेजर शाह ने नागवारी से देखा। अब याददाश्त वापिस आई या मजीद किसी मदद की ज़रूरत है? मेजर शाह ने तंजिया अंदाज में पूछा मगर क्रिस्टल ब्राउन आंखों का तासुर वही था। देखो मुझे सच्ची नहीं पता तुम किस लॉकर की बात कर रहे हो। बस। मेजर शाह टेबल पर हाथ मारकर जोर से दौड़ा। अब दोबारा झूठ बोला तो कभी कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उसने दुरुस्तगी से कहते चाकू से उसका निचला होंठ काट डाला। आधा होंठ लटकता उसकी थोड़ी से नीचे आ रहा था। दिल खराश चीखें मारता जावेद खिलजी नींद बेहोशी की हालत में चला गया। उसकी दिल चीर देने वाली चीखों से सेल के दरो दीवार हिल गए। कुछ ही देर में वो चीखता नींद बेहोशी से होता मुकम्मल तौर पर होशो खिलत से बेगाना हो गया। शाह ने एक नागवार नज़र उस पर डाली और दरवाजे के पास खड़े कैप्टन को सर्द आवाज़ में हदायत देता वहां से निकल गया। सिकंदर गुस्से में यूनी से निकला था मगर कुछ ही देर बाद हाशिम की कॉल पर ना चाहते हुए भी वापस आ गया। किसकी माँ मर गई थी जो मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? सिकंदर ने दुरुस्तगी और बेजारियत से पूछते हुए मोबाइल निकाल कर चेक करते वापस रखा। माँ तो ना कह, वो तो पूरा एटम बॉम्ब है। फरहान ने लोफराना अंदाज में आंख मारते जवाब दिया। अब तुम लोगों की नज़र में कौन आ गया? उनकी बात समझते उसने सरसरी अंदाज में पूछा तो फैजान बदमजा हुआ। ये बेपरवाह बनने का ड्रामा छोड़ दे बॉस। अभी लड़की का नाम पता लगा नहीं और तुमने उसे उठवा लेना है और हर लड़की की तरह वो भी इस वहशत से ही मर जाएगी। सबने फैजान की बात से इत्तेफाक किया मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बेनियाजी से सामने ग्राउंड में सिगरेट के धुएं में स्टूडेंट की धुंधली शक्लें देख रहा था। मैंने पूछा अब किसको शिकार बनाने का सोच रहे हो? उसने एक एक लफ्ज चुबा कर सर्द अंदाज लिया दुरुस्तगी से पूछा तो उसका मूड देखकर सीरियस हो गए। वो सिकंदर को इस मामले की भनक नहीं पड़ने देना चाहते थे मगर उसे बताए बगैर वो ये काम कर नहीं सकते थे। उसे बताकर अब वो पछता भी रहे थे और ना बताए बगैर उनका गुजारा भी नहीं था। मुझे उसका नाम तो नहीं पता मगर उस लड़की पर हाथ डालना आसान काम नहीं है। एक तो उसकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, दूसरा वो किसी को अपने सामने टिकने नहीं देती। ऐसी सूरत में सिर्फ तुम उसे सख्त सिक्योरिटी में भी उठा सकते हो मगर उसको इस्तेमाल करने से पहले एक बात याद रखना कि उस पर मुँह मांगी कीमत है, वो हाथ से जानी नहीं चाहिए। फरहान ने तफसील से बताते हुए उसे तंबीह की। तुम होते कौन हो सिकंदर को डिक्टेशन देने वाले? मुझे ऐसी बेकार नसीहतों से सख्त नफरत है। सो आइंदा अपनी हद में रहना और जितना काम कहा जाए उतना ही किया करो। उस लड़की का नाम बताओ। उसने सुर्ख आंखों से उसे देखते सर्द आवाज में कहा तो फरहान ने सर हिलाकर थूक निकला। उसका नाम शायद जरमीन, हाँ जरमीन खान बंगिश है। फैजान ने पुरसोच अंदाज में उसका नाम बताया। गुस्से से सिकंदर की रगें इस कदर फूल गई थी कि लग रहा था अभी फट जाएंगी। चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख और आंखें खून छलकाती महसूस हो रही थी। उसने पूरी शिद्दत से एक मुक्का फैजान के चेहरे पर दे मारा जिससे वो लड़खड़ाकर पीछे को गिरा। हाशिम और फरहान सिकंदर का ऐसा रिएक्शन देखकर हैरत और खौफ से सुन्न हो गए। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे गिरबान से पकड़कर झटका देते खड़ा किया। वो फटा होंठ नीला गाल लिए खौफ से सिकंदर को देख रहा था। सिकंदर ने सख्ती से लब भेजते हुए उसे मारना शुरू कर दिया और तब तक मारता रहा जब तक वो अधमुआ ना हो गया। उसने ना सिर्फ उसे मारा था बल्कि हाशिम और फरहान को भी मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। लेकिन उसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि हर चीज़ को आग लगा दे। काफ़ी स्टूडेंट्स वहां जमा हुए उनको पिटता देख रहे थे मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सिकंदर को रोक देता। जरमीन लेक्चर लेकर फादी वगैरह के साथ ग्राउंड में आई, वहां भीड़ देखकर उस तरफ चली आई। जरमीन ने सिकंदर को वहशियाना अंदाज में 3 लड़कों को मारते देखा तो शशदर रह गई। उसे सिकंदर के साथ इन सब पर भी गुस्सा आ रहा था जो तमाशा देख रहे थे मगर सिकंदर को रोक नहीं रहे थे। सिकंदर के बारे में जिलजान की कही गई बातें याद करते और पिछली हर मुलाकात पर सिकंदर का रवैया और धमकियां सोचकर वो गुस्से से आगे बढ़ी। स्टॉप इट वहशी दरिंदे, तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, अपने दुश्मन अपने पीछे। इस दुश्मन जां की आवाज़ सुनकर वो यकलक पलटा। जरमीन को देखकर उसकी वहशियाना आंखों में एकदम नरमपन उतरा। तुम्हें क्या लगता है कि जब जैसे तुम्हारा दिल चाहेगा तुम लोगों को मारना शुरू कर दोगे? तुम्हें सरेआम बदमाशी का परमन मिला हुआ है क्या? उसके मुड़ने पर उसने नफरत से सिकंदर को देखते हुए गुस्से से कहा, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। अभी इसी वक्त। ये जिनके लिए तुम बोल रही हो ये इस काबिल नहीं है और इस वक्त मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो प्लीज जस्ट गो।
और दोबारा मुझे ऐसे कपड़ों में नजर मत आना। सिकंदर ने जब्त की इंतहाओं से गुजरते हुए आगे होकर एक एक लफ्ज को चबा कर जोर देते धीमे सज लहजे में कहा। इस वक्त उनके सामने जमीन को देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, मगर वो जमीन की वजह से खुद पर बहुत मुश्किल जब्त किए हुआ था। उसकी बात सुनकर ज़मीन को मज़ीद गुस्सा आया। उसके जवाब देने से पहले ज़रजान उसके और सिकंदर के दरमियान आ गया। मानो मैंने मना किया था ना, चलो यहाँ से। ज़रजान उसका हाथ पकड़ते हुए वहाँ से लेकर जाने लगा, मगर वो अपना हाथ उससे छुड़वाकर सिकंदर को नफरत से देखती हुई गुस्से से मुखातिब हुई। तुम्हें इतने गट्स भी नहीं वहशी इंसान कि ज़मीन खान बंगिश को नुकसान पहुंचा सको, और मेरी मर्जी मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? इस कमीने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ वो करना। हजाम सिकंदर के कागजों में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। और जहाँ तक बात है कि मैं कौन होता हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए अर्ज कर दूँ कि ये बंदा है नाचीज़ आपका फ्यूचर हस्बैंड है, तो इसकी ख्वाहिश का एहतराम करो। सिकंदर उसके कान के करीब झुकता सरसराते लहजे में गोया हुआ। जरमीन ने उसे धक्का देकर पीछे किया। मुझसे दूर रहो वहशी। जरमीन की बात पूरी होने से पहले ही जरजान उसको जबरदस्ती वहां से ले गया, मगर वो जाते जाते भी सिकंदर पर कहर आलूद निगाह डालना नहीं भूली थी। उनके जाने के बाद सिकंदर एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका था। अब की बार ज़मीन का गुस्सा भी वो उन्हीं पर उतार रहा था। कहाँ हैं और कितने हैं? मेजर शाह ने सामने खड़े बंदे को देखते पूछा। सर, नॉर्दर्न ईस्ट साइड पर तकरीबन 12 हैं और पक्की खबर मिली है कि उन्हें आज ही रवाना किया जाएगा। उस शख्स ने राजदाराना अंदाज में जवाब दिया। चलो फिर, शाह ने वापस मुड़ते कहा। रैश ड्राइविंग करते 1 घंटे की मुसाफत 25 मिनट में तय करके वो अपनी मतलूबा जगह पहुंचा। गन होलिस्टर से निकालकर हाथ में पकड़ते हुए इधर उधर देखते चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ने लगा। वो शख्स भी उसके पीछे पीछे गन हाथ में पकड़े मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम वतन अजीज में बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका था, जिसने इस पाक धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिलाशुबा आर्मी और दूसरे खुफिया अदारे इस नासूर को मुआशरे से खत्म करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक इस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। उसका आज का मिशन भी इस सिलसिले की एक कड़ी था। वो इन मासूमों को तहफ़्फ़ुज़ की चादर ओढ़ाने आया था, जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से किडनैप करके उनसे ज़्यादती करके उन्हें आगे मुख्तलिफ ममालिक में स्मगल कर दिया जाता। इत्तला के मुताबिक यहाँ 12 कंटेनर्स थे जिनमें लड़कियों को रखा गया था और आज रात स्मगल किया जाना था। इन कंटेनर्स को आबादी से बहुत दूर सुनसान जगह पर रखा गया था। सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ था। वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, मगर रेड वुल्फ के लिए कोई मुश्किल मुश्किल नहीं थी। उसे मुश्किलात पसंद थीं। स्याह लिबास पहने, चेहरा स्याह मास्क से ढके, वो चुकन्ना अंदाज में आगे बढ़ता पहले कंटेनर से कुछ फासले पर मौजूद एक खराब गाड़ी के पीछे छुप गया। वहाँ से उसने कंटेनर के सामने चलते बंदों के पास आंसू गैस फेंकी और वापस गाड़ी की ओर में हो गया। कुछ ही देर में गैस अपना असर दिखा चुकी थी। उसने आगे बढ़कर कंटेनर्स का दरवाज़ा खोला। उसकी टीम भी उसके इशारे पर पीछे थी और आंसू गैस के असर से बच जाने वालों को ख़त्म करते अपना रास्ता साफ करते आगे बढ़ रहे थे। तमाम लड़कियां कंटेनर से बरामद करी जा चुकी थीं। कुछ की हालत इंतहाई तफ्शीशनाक थी। उनको फ़ौरन अस्पताल रवाना किया और कुछ बहुत डरी हुई थी, जिन्हें फीमेल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे। कुछ लड़कियों को फर्स्ट एड दी जा रही थी। कुछ सिपाही जो जख्मी हुए थे उन्हें भी फर्स्ट एड वहीं दी जा रही थी। मेजर शाह के बाजू पर भी एक गोली लगी थी, मगर वो चेहरे पर तकलीफ के तासुरात से जाए बगैर वहां से हिरासत में लिए जाने वाले बंदों को पकड़कर हेडक्वार्टर भिजवा रहा था। एक डॉक्टर मेजर शाह के बाजू से निकलता खून देखकर उसकी तरफ बढ़ी। आर यू ओके सर, मे आई हेल्प यू? उसने शाह के बाजू की जानिब इशारा करते पूछा। आई एम परफेक्टली फाइन एंड डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम। मेजर शाह ने मना करते सहमी जख्मी लड़कियों की जानिब इशारा करते उनकी मदद करने को कहा। उसने एक नज़र मेजर शाह के खून रिश्ते बाजू की तरफ देखा। आर यू श्योर सर? उसने यकीन दहानी चाही। यस, उसने जोर देते जवाब दिया। ओके सर। वो सर हिलाकर कहती वहां से चली गई। वो उनको वहां से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करवा के खुद रेड वुल्फ के टॉर्चर सेल चला गया। नीम अंधेर सेल में दाखिल हुआ तो सांसों की बेतरतीब आवाज़ और खून की बू पूरे सेल में फैली थी। उसने लाइट ऑन करने का हुक्म दिया और जावेद खिलजी की जानिब बढ़ा। रोशनी होते ही उसने जावेद खिलजी को देखा, जो खून में लथपथ बेहोश पड़ा था। उसकी ये हालत मेजर शाह के हुक्म पर ही की गई थी। क्या प्रोग्रेस है? उसने वहां मौजूद बंदे से पूछा, जिसने मायूसी से नफी में सर हिला दिया। उसकी बात ने शाह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। मेजर शाह ने आगे बढ़कर ठंडे यक पानी की बाल्टी पूरी उसके ऊपर उलट दी। पानी गिरते ही वो हड़बड़ाकर होश में वापस आया। होश में आते ही पूरे जिस्म में दर्द की शदीद टीसें उठने लगीं। उसने हवास बेदार होने पर दर्द से भारी होते पपूटों को बामुश्किल उठाया। सामने रेड वुल्फ को देखकर उसकी सांसें अटकने लगीं। शाह ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर चाकू उसके मुंह में डालकर झटका देकर चीर दिया। उसका चेहरा होंठ से लेकर गाल तक उधड़ गया। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे सेल में गूंज उठीं। लॉकर कहाँ है? शाह के दुरुस्त सर्द सफ़ेद अंदाज से पूछने पर वो हार मानते दर्द की शिद्दत से हकलाकर बोला। इटली। शाह ने एक नज़र उसके जख्मों से चूर वजूद पर डाली और वहां मौजूद कैप्टन को ट्रीटमेंट करवाने का कहकर एक नंबर पर कॉल मिलाता सेल से बाहर निकल गया। अब उसका रुख शाह पैलेस की तरफ था। इटली के किसी खुफिया बैंक में जावेद खिलजी का रोकर है। मुझे शाम तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने सर्द और खुश्क लहजे में हुक्म जारी करते कॉल मुनक़ता की और पूरी तवज्जो विंड स्क्रीन की जानिब कर दी। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में सोच की गहरी लकीर थी। वो लोग आज कैफेटेरिया के बजाय यूनी के ग्राउंड में बैठे खा रहे थे। कॉल आने पर जमीन शोर की वजह से उठकर साइड पर होकर कॉल सुनने लगी।
कॉल बंद करके अभी मुड़ी ही थी कि किसी ने अपने बाजू से पकड़कर दाएं जानिब दीवार की ओर में खींचा और उसके चीखने से पहले ही एक मजबूत मर्दाना भारी हाथ उसके मुंह पर रखकर चीख हलक में ही दबा दी।